नमस्कार सर. नमस्कार. पहिल्यांदा सर्वांना गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. प्रणाम. आपल्या या कलाक्षेत्रामध्ये कर्तृत्वाने एक वेगळा ठसा उमटवणारे फारच कमी गुरुस्थानी आहेत. माझ्या गुरुस्थानी होते कैलासवासी एस.व्ही. वागुलकर, कैलासवासी एस.एम. पंडित, कैलासवासी प्रताप मुळीक. यांना मी कधीच विसरू शकत नाही. यांना वंदन करून आजच्या या परम पवित्र गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी त्यांचे स्मरण करतो मी. आजच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करताना गुरुपौर्णिमा ही अशी या कार्यक्रमामध्येच येईल असा आम्ही कधी विचार केला नव्हता. शनिवार रविवारच्या कार्यक्रमा दिवशी आम्ही हा कार्यक्रम घडून आणत असतो, परंतु नियोजनामध्ये हे अशा वेगळ्या प्रकारचं भाग्य आम्हाला लाभलं. मग ठरवलं की आजच्या घडीला जे गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व आपल्या सोबत आहेत त्यांच्या प्रति प्रथम आदरनिष्ठा अर्पित करूनच मग आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. आता ही आदरणीय व्यक्ती म्हणजे वासुदेवजी कामत सर. यांना मी पहिल्यांदा नमस्कार सादर करतो आणि आपल्या कार्यक्रमाला आपण पुढे जाऊया. कलेच्या क्षेत्रातील त्यांचं काम आहे ते गौरवपूर्ण आहे. तसेच गुरु शिष्य परंपरा पुढे चालवणारे कोल्हापूरचे श्री अजयजी दळवी आणि संदीपजी लोंढे नाशिक, तसेच श्री अनिरुद्ध देशपांडे, श्री प्रवीण माळी कोल्हापूर आणि सांगली, प्रसन्न वाटेवकर या विद्यार्थी भिमुख गुरुजनांना मी वंदन करून आजच्या कार्यक्रमास लाभलेले व्यक्तिमत्व श्री आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर श्री सुनील कुमारजी विश्वकर्मा यांचं स्वागत करतो आणि त्यांचा परिचय माननीय श्री नाशिकचे मूर्तिकार लोंढे सर यांना मी विनंती करतो की सुनीलजी विश्वकर्मा यांचा आपण परिचय करून द्यावा. नमस्कार. नमस्कार सगळ्यांना. थोड़ा हिंदी थोड़ा मराठी, कारण विश्वकर्मा सर को मराठी समझता है ऐसा मुझे मालूम हुआ. एकदम. आता मी मराठीत बोललेलं जास्त चांगलं, कारण हिंदीचा मग उगाच बाकींना त्रास होतो. बोल नहीं पाता हूँ, समझ तो जाता है. अच्छा, कैसे हो सर आप? सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा. हमारी मुलाकात 3-4 साल पहले आर्टिस्ट कैंप में हुई थी और तभी से उनका काम मुझे बहुत पसंद है और एकदम शांत स्वभाव, मृदु भाषा और अपने काम से मतलब रखने का, ये मुझे वो 4-5 दिन में बराबर ध्यान में आया कि किसी ग्रुप में जाके गपशप करना ये मैंने नहीं देखा. वो 4-5 दिन में सिर्फ अपने काम से काम रखना. तो उनका एक बायोडाटा मेरे पास आया है, वो कम से कम 7 पेज का है, 7 पेजेस. तो इतना तो हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसके कुछ ज्यादा करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वह मैं पढ़ के सुनाता हूँ. उनका नाम है डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा. ये वाराणसी में रहते हैं. उनका एजुकेशन हाई स्कूल 1994 को यूपी बोर्ड से हुआ. BFA in painting first class with honors, gold medalist 2001. Department of Painting, Faculty of Visual Arts and BHU Varanasi. Advanced studies in Chinese painting and oil painting 2003 to 2005. China Academy of Arts, China. China Culture and Language Studies 2003 to 2004. China Academy of Arts, Hangzhou, China. UGC NET December 2006 in Visual Arts. MPhil in Painting 2006. Passed in First Division, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. IGD Painting Examination 1994. Passed in A grade, Maharashtra. PhD in Fine Arts 2015, Department of Painting, Faculty of Visual Arts, BHU Varanasi. इनके कुछ एजुकेशन अचीवमेंट्स है. अवार्ड्स है गोल्ड मेडल इन BFA 2001, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स वाराणसी. स्केचिंग कंपटीशन अवार्ड्स 2001. ऐसे करके कम से कम 20-25 अवार्ड्स है. उनको ऑनर्स है आर्टिस्ट ऑनर 1998, चैत्री महोत्सव वाराणसी. पद्मश्री श्रीधर वाकारकर सम्मान 2006. आर्टिस्ट ऑनर 1999 बाय राष्ट्र रक्षा महावीर आगरा. आर्टिस्ट honor 2006 by Prakriti Bharati Noida. Artist honor 2008 by
Barak Art and Craft Society, Silchar, Assam, Yuva Pratibha Sanman 2010 by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Varanasi, Abhinandan 2013 by Sarvajanik Ganesh Utsav, घासी चोला वाराणसी। उनके कोई स्कॉलरशिप भी बहुत सारे हैं, पार्टिसिपेशन है। मेरे ख्याल से मैंने उसका लिस्ट बनाया था। वन मैन शो है उनके 21 से ज्यादा वन मैन शो है। डेमोज एंड लेक्चर्स 22 के ऊपर है और उनके बुक्स भी है जो रूप प्रतिरूप फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन। तो कम से कम 7 पेज का उनका भरा भरकम आप बोल सकते हैं कि ऐसा इंट्रोडक्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शब्दों से इंट्रोडक्शन करने से ज्यादा उनके आर्ट्स देखी जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं सुनील सर से निवेदन करता हूँ कि आगे का आप। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप लोढ़े सर और सुहास सर, आप सबने हमको ये अवसर दिया इस मंच पर आने का और आप सबसे बात करने का। मराठी में समझ तो जाता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, हालांकि मैं बहुत प्रयास किया था। संदीप सर ने बताया कि हम लोग अभी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एक पोर्ट्रेट कैंप में हम लोग मिले थे और मैं भी बहुत प्रभावित हुआ उनके स्कल्पचर पोर्ट्रेट से। काफ़ी मैं, जैसा इन्होंने बताया कि मैं अपने काम से काम रखता था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मैं घूमता बहुत था, काम बहुत कम करता था। ये ज़रूर है कि मैं बात बहुत कम कर पाता हूँ, इसलिए बात सबसे नहीं कर पाता था, लेकिन सबका काम देखने का अवसर मिला और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मुझे जैसा लग रहा है कि आज का इतना बढ़िया पर्व है गुरु पूर्णिमा का, और इस दिन को मुझे अवसर मिला है आप सबसे बातचीत करने का। सर्वप्रथम आप सबको मैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कुछ अपने अनुभवों को साझा करूँगा, आपसे बातचीत करूँगा। आपके कुछ प्रश्न भी होंगे, उसको भी मुझे उत्तर देना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका भी मैं उत्तर दूँ। वास्तव में कलाकार का बायोडाटा तो उसका वर्क होता है। हाँ, ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है और ये मैंने ब्राउन पेस्टल में किया था। वासुदेव कामत सरांना फोन कर। 2003 का एक वर्क है। ये कैमलिन ने हमारे यहाँ एक कैंप किया था वाराणसी में और विषय गंगा रखा था। उस पर ये कोई 2.5 बाई 3 साइज का कैनवस पेंटिंग है एक्रेलिक कलर में। तो मैंने गंगा को मानवाकृति में एक रूप देने का प्रयास किया है। और चूंकि काशी में गंगा आते आते बहुत मैली हो जाती है, लेकिन उसके स्वच्छता को हम अ, बरकरार रखते हुए उसके इस मानवीय स्वरूप में उस धवलता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है मैंने। ये भी कुछ उस समय मेरे पिताजी बहुत बीमार चल रहे थे। ये चित्र मैं देखता हूँ तो वो समय याद आता है। इसी के कुछ दिन बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। 2 दिन बाद मेरे पिताजी हॉस्पिटलाइज थे और मुझे इस कैंप में भी आना था और मैं ही देख रेख कर रहा था। तो कोई 3 घंटे के लिए मैं इस कैंप में आया था और इस पेंटिंग को बनाया था 2.5 बाई 3 का गंगा के ऊपर एक कैमलिन के कैंप। ये तो जैसा संदीप सर ने बताया, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के पोर्ट्रेट कैंप में मैं और संजय सेलार सर एक ही मॉडल को, ये पार्वती नाम की हैं मॉडल, ये भी स्टूडेंट हैं आर्ट की, और इनका हमने बनाया था। संजय सेलार सर से साझा किया था एक ही मॉडल को और आयल कलर में ये कोई 2.5 बाई 2.5 का कैनवस था, उस पे हमने बनाया था मुंबई में ही बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के कैंप। ये अभी जो प्रयाग में हमारे यहाँ कुंभ में एक NCZCC का कैंप था, SCZCC का, उसमें मुझे आमंत्रित किया था। कोई 2 पेंटिंग मैंने बनाया था, उसमें एक पेंटिंग ये बनाया था। वहाँ के नागा साधु जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसके एक दृश्य को मैंने प्रस्तुत किया था। और इस तरह के सारे कंपोजिशंस मेरे हैं। हालांकि मैं दृश्य को देखता हूँ, वहाँ पर स्केच करता हूँ, लेकिन जब भी मैं कैनवस के सामने आता हूँ तो पूरी तरह से उस चीज़ों को स्मृति में लाता हूँ, अपने याददाश्त में लाता हूँ और कल्पना से बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये उसी तरह की पेंटिंग है। भभूत लगाए हुए ये साधु जो है स्नान के लिए जा रहे हैं गंगा स्नान। ये भी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में बनाया था दूसरे दिन।
पहले दिन वो पार्वती का बनाया था। ये पूजा नाम की है, ये है काशी की ही, लेकिन मुंबई में रहती हैं। तो दूसरे दिन मैं इन्हीं को बुलाया था, ये मुंबई में रहती हैं, तो इनको अपने मॉडल के लिए बुलाया था। और ये 2x2.5 के कैनवस पर क्या ऑयल कलर में पोर्ट्रेट बनाया था। ये मुंबई में ही है, वापया सोसाइटी। कुल 2 पेंटिंग ऑयल कलर में बनाया था। ये मैं उदयपुर गया था और कुंभलगढ़ के एक सांस्कृतिक महोत्सव में मुझे एक कैंप दिया गया था, वहाँ के राजस्थान एकेडमी की तरफ से। उसमें मैंने वहाँ का जो घूमर डांस होता है, वो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, मैंने देखा था। और दूसरे दिन इस पेंटिंग को मैं कल्पना से कैनवस पर उतारने का प्रयास किया था। ये 2.5x3 का कैनवस है, एक्रेलिक कलर से मैंने इसको बनाया। ये वहीं उदयपुर में ही ये वर्क किया था। ये भी जयपुर आर्ट फेस्टिवल में मैं अक्सर जहाँ भी जाता हूँ तो वहीं के कुछ सांस्कृतिक विरासत को बनाने का प्रयास करता हूँ। तो एक कुंभलगढ़ का था, ये जयपुर में एक जयपुर आर्ट फेस्टिवल था, उसमें ये घूमर डांस का बनाया था। मुझे इस तरह के विषय बहुत पसंद होते हैं और मैं इस चित्र को वही जयपुर आर्ट फेस्टिवल में एक्रेलिक कलर में बनाया था। ये भी छोटी पेंटिंग है, 2.5x3 साइज। ये तो अभी लॉकडाउन पीरियड में मैंने घर में अपने पत्नी का कई चित्र बनाया, जिसमें से एक ये चित्र है। ये ब्राउन शीट पे कोई A4 साइज का पेपर है, मैंने A3 साइज का, उस पर ये सॉफ्ट पेस्टल से मैंने बनाया है। ये भी एक नेशनल कैंप में बंगलौर में मैंने बनाया था। मैं जब भी आप कभी वाराणसी आएंगे तो इस तरह के दृश्य आपको देखने को बहुत मिल जाया करें। मंदिर के सामने बैठे हुए साधु संत दंडी स्वामी। तो ये सारे चित्र, जैसा कि मैंने बताया कि मैं स्केच करता हूँ, उस पार्ट पे रोज जाता हूँ स्टडी करने के लिए। लेकिन जब मैं पेंटिंग बनाता हूँ तो ये सारे पेंटिंग मैं कल्पना से ही बनाता हूँ। तो ये 4x3 का 4x3 का एक कैनवस है और वो एक्रेलिक कलर में मैंने कैंप में ही बेंगलोर में बनाया था ये पेंटिंग, और ललित कला एकेडमी के कलेक्शन। ये मैं एक कला का अध्यापक हूँ, काशी विद्यापीठ एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी। जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ मैं भी मॉडल स्टडी या जो भी स्टिल लाइफ होता है, हेड स्टडी होता है, तो उनके साथ मैं भी अपना एक वर्क करता हूँ। तो एक चारकोल पेंसिल में मैंने एक मॉडल का बनाया था। एक क्लास का स्टूडेंट ही है, वो मॉडल के रूप में बैठा है और हमारे साथ स्टूडेंट भी बना रहे थे, मैं भी काम कर रहा था। तो उसी समय का एक कार्य है, 2 साल पहले का एक कार्य। ये भी लॉकडाउन में मैंने अपने पत्नी का बनाया था। उसके कुछ दिन पहले ही मैंने अपना शीशे में देख के बनाया था। मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट इस बीच लॉकडाउन में खूब बनाया और वास्तव में कलाकारों के लिए समय लॉकडाउन का काफी अच्छा रहा, खुद के अध्ययन के लिए और खुद को समझने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहा। और इस समय मैं खुद को बहुत समझने का प्रयास किया, खुद को शीशे में देख करके कई बार मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया। तो उसमें से एक ये ब्राउन शीट पर ही सॉफ्ट पेस्टल है। ये भी मैंने अभी अभी ठीक लॉकडाउन से 1 महीना पूर्व एक कैंप में बनाया था। अभी मेरा एक विषय चल रहा है, नंदी हियर एंड देयर। नंदी ये जो बैल है, जो सांड है, मैंने 2 रूप में दिखाया। एक तो मंदिर में है, एक वास्तविक रूप में बाहर बैठा है, और बीच में साधु को एक स्थायी रूप में बैठे हुए दिखाया है। तो विशेषकर नंदी को मैंने इसमें फोकस करके मैंने उसको विषय अपना बनाया है कि नंदी हियर एंड देयर, एक मंदिर में पत्थर में बैठा हुआ है और एक वास्तविक रूप में। और ऐसा दृश्य आपको बनारस में हर गलियों में मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत से सांड रास्ते में बैठे होते हैं, आपको इधर उधर से निकलना पड़ता है, और बहुत ही सीधे होते हैं, कोई आक्रामक नहीं होते हैं। तो ऐसे 2-3 पेंटिंग अभी मैंने बनाया है ठीक है। तो उसमें से एक कैंप में ही मैंने बनाया है वहाँ के लोगों के। ये काशी का रामलीला, ये बहुत विश्व प्रसिद्ध है, और सबसे पहले रामलीला जो है वाराणसी में शुरू हुआ था।
जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुद अपने हाथों से शुरू किया था। ये रामनगर गंगा के उस पार वाराणसी में एक राजा का किला है, और उसी गांव में पूरा रामनगर नाम का गांव है, उसमें ये रामलीला खेला जाता है। और इसी अक्टूबर महीने में शुरू होता है, 1 महीने का पूरा होता है। और ये किसी मंच पे नहीं होता है, ये पूरे खुले आकाश के नीचे होता है, और लाखों दर्शक वहां पे होते हैं। बिना माइक के होता है, आज भी पेट्रोमैक्स की लाइट में ये सारे दृश्य वहां पे होते हैं। संवाद होता है, संवाद बिना किसी माइक के होता है, और लोग 1 लाख लोग उस संवाद को सुन पाते हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैं तो चाहूंगा कि कभी, अभी तो अवसर कुछ ऐसा है लॉकडाउन का और ये कोरोना वायरस का, इस समय कोई आ जा नहीं पा रहा है। उस समय अभी अक्टूबर में क्या स्थिति होगी, नहीं तो आप सबको आमंत्रित करना चाहूंगा वाराणसी में यह रामलीला देखने के लिए। ये लगभग 500 सालों से आज भी अपने उसी परिवेश में खेला जा रहा है। ये भी जब रामलीला शुरू होता है तो खेत खलिहानों में भी होता है इनका, कोई जैसा मैंने बताया कि मंच नहीं होता है, कोई गाड़ी नहीं जा पाता है, तो साधु संत ही जो भी उनके सेवक होते हैं वो राम लक्ष्मण बने इन प्रतिमूर्तियों को अपने कंधे पे बिठा के उस लीला स्थल तक पहुंचाते हैं। और साथ में हमारे काशी नरेश, जो अभी जिनके ऊपर काशी नरेश का दायित्व है, वो इस पूरे 1 महीने के लीला को संपन्न कराते हैं पीछे हाथी पर, और हाथी पर बैठ के ही वो पूरे रामलीला को संपन्न कराते हैं। पीछे रामनगर का किला भी दिख रहा है, उसी किला से पहले ये 5 बजे शाम में ये सारी छवियां निकलती हैं। बहुत ही रोचक दृश्य होता है, बड़ा ही एंशिएंट फीलिंग होता है उस समय जब आप यह देख रहे होते हैं। जैसे लगता है कि हम 500 साल के उस पुराने युग में चले गए, गोस्वामी तुलसीदास जी के, जिस समय रामलीला शुरू हुआ था। तो मैंने उस एक दृश्य को उसी ढंग से बनाने का प्रयास किया है। ये सब मेरा कल्पना से बनाया हुआ चित्र है। ये एक हमारे यहाँ वाराणसी में ही एक मौनी बाबा करके एक स्थान है, वहाँ पे रामलीला खेला जाता है। वहाँ भी ऐसे ही कंधे पे उठा के इनको ले जाया जाता है। यहाँ के राम और सीता में थोड़ा रूप में परिवर्तन आप देखेंगे। ये पूरा तुलसी का माला पहने हुए होते हैं, चेहरे पे चंदन पोते हुए होते हैं, और बड़े ही सादगी से यहाँ का भरत मिलाप बहुत फेमस है। उसमें उस भरत मिलाप के लिए जाते हुए राम और सीता और साथ में हनुमान, अंगद, ऐसे कुछ पात्रों को मैंने दिखाया है। ये भी एक उसी तरह का दृश्य है। ये एक्रेलिक कलर में ही है सब, 4x3 का। पिछला पेंटिंग बड़ा था 6x4 का, ये 4x3 साइज में 4x3। ये भी जैसा मैंने बताया कि नंदी हियर एंड देयर, ये पेंटिंग मैं खैरागढ़ के एक इंटरनेशनल कैंप में बनाया था। वहाँ कई देशों से और भी कलाकार आए थे। उस समय मैंने इंदिरा गांधी संगीत कला विश्वविद्यालय है, उसमें मैंने एक कैंप था। उस समय 4x3 का ये पेंटिंग है, और कुल एक ही दिन का समय था। तो एक्रेलिक कलर में ये पेंटिंग 2 साधुओं का और वो नंदी का, जो एक ओरिजिनल और एक पत्थर के रूप में पीछे मंदिर में दिखाई देता। तो इस तरह का एक दृश्य मैंने खैरागढ़ में बनाया। छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये जगह। ये छोटी पेंटिंग है ऑयल कलर में, और ये पेंटिंग मैं अपने लिए बनाया था। काफी जगह ये प्रदर्शित भी हुआ। ये एक मुमुक्षु भवन करके एक जगह है, जहाँ पे सुबह सुबह साधु संत आते हैं, और फाइन आर्ट के स्टूडेंट भी वहाँ बैठ के काफी स्केच करते हैं, उनका स्टडी करते हैं। गर्मी के समय में तो उनके शरीर का स्टडी हम लोग बहुत, मसल्स का, एनाटॉमी का स्टडी हम लोग कर पाते हैं। उस समय मैं भी विद्यार्थियों के साथ बैठता हूँ और स्टडी करता हूँ। और उसी दृश्य को मैंने 3 साधुओं को मुमुक्षु भवन में बैठे हुए, वो जब ये आते हैं तो इनको सभी लोग आते हैं, कुछ कुछ प्रदान करते हैं, खाना पीना। तो उसी इंतजार में सभी लोग बैठे हैं, तीनों साधु, और एक ही दिशा में देख रहे हैं। ये 4x3 साइज में है, ऑयल कलर में। ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
मैं चाइना में 2.5 साल रह के पढ़ाई किया, वहाँ चाइना एकेडमी ऑफ आर्ट में हांगजू में। और मेरा जाने से पहले ही एक उद्देश्य था कि इस तरह की पेंटिंग का मैं अभ्यास ज़रूर करूँगा। और ये पेंटिंग वास्तव में बहुत कठिन होता है। इस पेंटिंग को वन स्ट्रोक पेंटिंग बोलते हैं। राइस पेपर होता है, बहुत ही पतला होता है। आप पानी एक तरफ डालते हैं तो दूसरे तरफ से पानी निकल जाता है। और वैसे में जैसे टिश्यू पेपर होता है, उस तरह के पेपर में हमें काम करना होता है। और सारा अपने स्किल पे निर्भर करता है, किस गति में हम ब्रश को चलाएं कि ब्रश अपने अनुसार इफेक्ट ले आ पाए। और ये फुल पेंटिंग मुश्किल से 10 या 15 मिनट में बन जाती है। छोटी पेंटिंग तो और जल्दी बन जाती है। एक बार पुणे से एक टीम आई थी वाराणसी में, अपने प्रफुल्ल सावंत जी, उड़ेल हिरमठ जी, बहुत से आर्टिस्ट आए थे, कुल 60 आर्टिस्ट आए थे। तो उस समय मैं इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया था उनके सामने। और बहुत ही क्यूट बनता है। और एक ही ब्रश में 2-3 टोन रख करके एक ही स्ट्रोक में फूल के इस पूरे प्रभाव को ले आना पड़ता है। इसीलिए शायद इसको वन स्ट्रोक पेंटिंग बोलते हैं। और बहुत ही प्रभावी होता है, इसमें डायमेंशन बहुत अच्छा आता है। उसमें 3 बर्ड उड़ते हुए देख रहे हो, वो भी आप जहाँ एक स्ट्रोक लगाते हैं उसके ऊपर दूसरा स्ट्रोक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरा स्ट्रोक जब लगाने के लिए ब्रश ब्रश रखेंगे तो पेपर उस ब्रश के साथ उठ के चला आएगा। इतना पतला पेपर होता है। तो इस तरह की पेंटिंग का अभ्यास करने के लिए हमने लगभग 100-150 पेपर बर्बाद किए होंगे, तब जा करके इस तरह के पेंटिंग को मैं आज सरलता से बना पाता हूँ। इस तरह के बहुत से पेंटिंग मैं भारत में भी बनाया, वहाँ पे भी बनाया। ये वहीं पे जब मैं क्लास वर्क है, एक मॉडल को वो लोग 2-2 हफ्ते बनाते थे और काफ़ी पेशेंस के साथ बनाते थे, काफ़ी बड़े-बड़े साइज़। लेकिन मुझे चूँकि पेंटिंग ले आना पड़ता भारत में, इसलिए मैंने फुल फुल शीट पे ही बनाया है पेंटिंग। अरे ये ड्राइंग, ये पेंसिल से है। और वहाँ टीचर तो मॉडल को ही ध्यान में नहीं रख के स्टडी कराते थे। उसके साथ आप देख रहे होंगे कि पीछे ईजल है, कुर्सी है, और पूरे स्पेस को एक अच्छे ढंग से सजाया करते थे। और उनका फोकस रहता था कि पूरे स्पेस को कंपोज करना है और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो उस तरह से वहाँ टीचर हम लोगों को बताते थे। और ये सजाने में लगभग 2-2, 3-3 घंटे या एक पूरा क्लास निकल जाता था, फिर दूसरे दिन से शुरू होता और फिर हम लोग काम शुरू करते थे। लेकिन मैं तो बहुत जल्दी-जल्दी करता था और 2 हफ्ते में वो लोग 1 मॉडल बनाते थे, तो मैं 2 हफ्ते में लगभग 4-5 मॉडल स्टडी कर लेता था। क्योंकि मैं छोटा भी करता था और मुझे भारत ले आना था, इसलिए अपने सुविधानुसार फुल शीट के पेपर पे, वो तो 6x4 और एलिफेंट साइज़ के बड़े-बड़े पेपर पे करते थे। तो उसमें से एक पेंसिल में एक मेल मॉडल का है ये। ये जैसा मैंने बताया राइस पेपर पे, ये भी वन स्ट्रोक पेंटिंग। और ये पेंटिंग बनाने में बहुत ही कठिनाई तब होती है जब हमें पेपर पे कोई ड्राइंग नहीं करना होता है। आप अलग से एक लेआउट ज़रूर बना लीजिए, कंपोज़िशन तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब पेपर पे आप बनाना शुरू करेंगे तो उसपे कोई ड्राइंग नहीं कर सकते। पेंसिल चलाएँगे तो बाद में वो दिखना जारी रहेगा उसका, तो वो मिटता नहीं है फिर। इसलिए सीधे ब्रश से ही इस पर ड्राइंग किया जाता है। और ड्राइंग करते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें कलर कहाँ पे अधिक रखना है, कहाँ पे डीप रखना है, कहाँ पे लाइट रखना है। टोन को हमें पूरी तरह से मैनेज करके और पहले ब्लैक इंक से ही उसमें ड्राइंग करते हैं, फिर बाद में ऊपर से कलर भरते हैं। कलर भी वन स्ट्रोक में ही भरते हैं। एक ही, जैसा मैंने बताया कि एक ही ब्रश में 2-3 कलर एक साथ लेके या 2-3 टोन एक साथ लेकर के एक ही स्ट्रोक में ब्रश को लगाते हैं और फिर वो पेपर स्प्रेड करके अपना प्रभाव खुद भी ले आता है। तो ये पेंटिंग अभी जल्दी बनाया था एक एग्जीबिशन के लिए। ऐसे साधुओं का जो घाट पे बैठे होते हैं, कुछ पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ कंठी भी उसमें कंठी माला का जाप कर रहे हैं। तो इस तरह के एक दृश्य को, और साथ में एक कुत्ते को भी मैंने बैठे हुए एक बनाया है छोटा सा। एक फुल शीट पेपर है, ये 3x5
साइज का है, काफ़ी बड़ा पेंटिंग है पेपर में, राइस पेपर और इंक कलर। ये जैसा मैंने बताया था कि क्लासरूम में विद्यार्थियों के साथ स्टडी करते समय ये पेपर पे मैंने किया था, और क्लास की हमारी स्टूडेंट ही है, वो मॉडल के रूप में बैठी है, और सॉफ्ट पेस्टल में हमने ये अपने विद्यार्थियों के साथ बैठ के बनाया था। ये फुल शीट पर है, फुल शीट पेपर पे। ये भी चाइना में मैंने बनाया था। वो मॉडल, वो मैंने बताया कि बड़ा ये लोग सजाते थे, एक सीढ़ी लगा करके उसपे उसको पैर रख के मॉडल को एक पोज में खड़ा किया गया, और वहाँ पे अक्सर वो लोग पेस्टल से पूरा पूरा मॉडल स्टडी नहीं करते। मैं पहला वहाँ विद्यार्थी था जो पेस्टल से पूरा मॉडल स्टडी किया, और वहाँ के लोग बहुत पसंद किए इसको। मैं नहीं देख रहा था कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे पीछे 2-2 3-3 जो हमारे लाओसी थे, टीचर को वहाँ लाओसी बोलते हैं, वो सब लोग खड़े होके बड़ी देर से देख रहे थे, और जब मैं कंप्लीट किया तो वो लोग पीछे से ताली बजा रहे थे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि ए, इस तरह से पहली बार तुमने पेस्टल में और एक ही दिन में ये मॉडल किया है। तो हम लोग जैसा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो एक ही दिन का ये पूरा क्लास होता था, तो एक दिन में ही हम लोग को बनाने का अभ्यास होता था। तो उसी अभ्यास में ये क्लास शुरू होने के दूसरा मॉडल था, और मैंने ड्राई पेस्टल में बनाया था, और ड्राई पेस्टल मैं भारत से ही लेके गया था, उसी पेस्टल से मैं ये बनाया था। पेपर बस वहाँ का है, वाइट पेपर पे। ये भी एक कैंप का ही काम है, साधु का मैंने बनाया है, अपने कंठी माला जपते हुए ध्यान में बैठे हुए। एक्रेलिक कलर में 2.5x3 की पेंटिंग है। ये अंगूर का आज ही अभी कल ही मैंने इसको फेसबुक पे डाला, और आप कल्पना नहीं करेंगे, कुल 5 से 6 मिनट में ये पेंटिंग बन जाती है, और देखने में कितना इफेक्ट इसका ऐसा लगता है कि कितना 3D इफेक्ट है। अंगूर के गुच्छे और अंगूर कितने रसदार दिख रहे होंगे, और ये बहुत तेजी से बनाना पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि 1 स्ट्रोक पेंटिंग राइस पेपर के ऊपर, तो एक ही ब्रश में 2-3 कलर डुबा करके जिस कलर का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, उस कलर को लेके, और उस कि हम ब्रश को देर तक रखते हैं, तो जैसा आप पत्ता देख रहे होंगे इसके ऊपर, वो स्प्रेड किया है, तो देर तक ब्रश को रखेंगे तो वो स्प्रेड करेगा, माने कुछ सेकंड रखेंगे तो स्प्रेड कर जाएगा। लेकिन झटके से खींचेंगे तो जो इसके तने हैं, जो इसके स्टेम ऐसे घूमते हुए हैं, तो वो इफेक्ट झटके से बनाने में, और जो इसके अंगूर के जो दाने हैं वो भी झटके से बनाने में बन पाते हैं, और ऊपर से ये ब्लैक के थोड़े उसके स्पॉट दे करके इसको 3D इफेक्ट लाया जाता है। तो एक कुल 5-6 मिनट में ये पेंटिंग बनता है, और बहुत ही में लगता है। कल ही मैंने फेसबुक पे इसको डाला था, और शायद आपने वहाँ से लिया है। 4x5 फीट की ये पेंटिंग है, बड़ी पेंटिंग है, और इस सीरीज में मैंने कुल 8-10 पेंटिंग और बनाया है। बैंड बाजा सीरीज इसका नाम मैंने रखा था, और इसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि जो शादी विवाह में बैंड बजाने जो आते हैं हमारे यहाँ, आपके साथ उत्सव मनाते हैं, उनके जीवन में भी एक तरह तरह का कुछ विचार होता होगा, उनके परिवार की स्थिति होती होगी, उनकी अपनी स्थिति होती होगी, वो कभी खुश भी होते होंगे, कभी दुखी भी होते होंगे, लेकिन जब वो संगीत निकालते हैं अपने वाद्यों से, तो वहाँ का आसपास सुनने वाला हर व्यक्ति थिरकने लगता है, डांस करने लगता है। तो इनकी अपनी स्थिति चाहे जैसी भी हो, आपके लिए वो संगीत देते हैं जिससे आप नाच उठते हैं, आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो मैंने उनके फेशियल एक्सप्रेशन से दिखाने का प्रयास किया है कि वो एकदम निर्लिप्त हैं, एकदम अलग ढंग से उनका भाव है। क्योंकि आप शादी विवाह में देखेंगे तो उन पर कोई फोकस नहीं होता है, खासकर हम लोग म्यूजिक की सुन करके डांस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें देखेंगे तो उनके एक्सप्रेशन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया है, और इस तरह की मेरी 8-10 पेंटिंग है, पूरा सीरीज है। ये एक पेंटिंग ललित कला एकेडमी में भी वो प्रदर्शित किया गया था,
2018 में। ये मैंने वाटर कलर में छोटा सा पेंटिंग बनाया था। एक हमारे यहाँ सीनियर है शशांक जी, अस्सी घाट पे उनका होटल है, तो हर साल एक बार कलाकारों का एकत्रीकरण करते हैं और सब लोग वहाँ बैठ करके कुछ न कुछ चित्र बनाते हैं। तो उस दिन ऐसा ही मूड हुआ कि एक बुद्ध का चित्र बनाया जाए जो खीर खिलाती है गया में, उसका एक दृश्य मैंने वाटर कलर में बनाया है। देखने में वाश जैसा इफेक्ट आएगा, लेकिन ये वाटर कलर को पहले फ्लो करके फिर कुछ लाइनिंग करके कुछ शेडिंग करके ये मैंने पेंटिंग बनाया था। छोटा पेंटिंग है, हाफ फीट का है। ये वन स्ट्रोक पेंटिंग ये भी है हिरन के बच्चों का। इसको मैंने फोटोग्राफ से सहारा लेकर के बनाया था क्योंकि ये बड़े चंचल होते हैं और मैं चाइना के ही एक जू से ये फोटोग्राफ लिया था और उससे मैंने ये बनाया था। इसमें जो इनके शरीर पे वाइट स्पॉट है, बनाने से पहले वो वाइट कलर का स्पॉट हम लोग दे लेते हैं, तब ऊपर से एक स्ट्रोक में कलर लगाते हैं और ये बनता है। बहुत ही तेजी से इसको भी बनाना पड़ता है। कुल मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट में ये पेंटिंग बनाना होता है। ये कलाकार के स्किल के ऊपर और उसके पेपर की बाध्यता के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि वो पेपर ऐसा होता है जिसको आप वन स्ट्रोक में ही काम कर पाते हैं। तो वो इस तरह की पेंटिंग है हिरन के बच्चों का। ये भी मैंने अपने चाइना के क्लास में उसी मॉडल का जो सीढ़ी पे खड़ा है उसका मैंने चारकोल पेंसिल में किया था। और जैसा आप देख रहे होंगे कि जो भी वहाँ पेडेस्टल डब्बे सब सजा करके वहाँ टीचर मॉडल को बड़े ढंग से बैठाते थे और इसको तीनों साइड से विद्यार्थी बनाते थे वहाँ के स्टूडेंट। और एक साइड से मैंने पेंसिल में, ये फुल शीट का ही है और चारकोल पेंसिल में मैंने बनाया। ये 2004 में बनाया, 2004। ये अभी लॉकडाउन में मेरी छोटी सी बच्ची है, अक्टूबर में 5 साल की हो जाएगी। तो वाटर कलर में इसके कई बनाए हमने, 8-10 पेंटिंग बनाए, जिसमें से पहली पेंटिंग की वो अपने डॉल के साथ बराबर रहती है। 8-10 मैंने बनाया जिसमें उसके डॉल या टेडी बियर साथ में होते हैं। तो इसके 10-15 पेंटिंग मैंने बनाया। ये 10 पेंटिंग तो मैंने वाटर कलर में ही छोटे छोटे, ये छोटे साइज के हैं, 6x10 के A4 साइज के पेपर, 8x12 के पेपर। ये मेरी पत्नी का है, ऑयल कलर में मैंने बनाया है। एक दिन उन्होंने समय दिया था। अक्सर वो चश्मा लगाती हैं लेकिन इसमें चश्मा नहीं लगाई, कुछ अलग ढंग का मैंने ऑयल कलर में बनाया था। इसी लॉकडाउन पीरियड में ही बनाया था। और लॉकडाउन पीरियड में मैंने खूब ढेर सारा काम किया, केवल पोर्ट्रेट बनाया, सेल्फ पोर्ट्रेट पत्नी का या बच्चे का, बच्ची का, और कुछ कमीशन वर्क थे वो हमने किया। ये मैं कुंभ में, जो प्रयाग कुंभ लगा था, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट को केंद्रित करके हमारा संस्कार भारती का मंच था, केंद्रित करके एक कैंप हुआ था ललित कला एकेडमी की तरफ से। तो ये डांस है त्रिपुरा का, इसको कोजागरी बोलते हैं, कोजागरी डांस, जो हाथ में थाली लेकर के और सिर पे एक बॉटल रख करके और खुद मटके पे खड़ी होकर के ये लड़कियां डांस करती हैं। बड़ा ही बैलेंसिंग डांस है। और ये बॉटल के ऊपर एक दीपक भी जलता है, आप दूसरे लेडी के सिर पे देख रहे होंगे। तो इस तरह का ये भी कल्पना से मैंने बनाया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मैं काफ़ी भ्रमण किया हूँ, वहाँ के सातों राज्यों का मैंने भ्रमण किया है और वहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य पर मैंने एक बुक भी लिखना शुरू किया है और वहाँ पे वहाँ की कहानियों पे मैंने एक चित्र श्रृंखला भी बनाया है। तो उसमें से एक पेंटिंग 4x3 में था जो मैं प्रयाग के कुंभ में बनाया था, जो नॉर्थ ईस्ट को ही केंद्रित करके विषय रखा गया। ये वन स्ट्रोक पेंटिंग, जैसा मैंने बताया, इसमें ड्राइंग नहीं करना है। ये मॉडल को बैठा करके हमने बनाया था। ये आगरा के हमारे सत्यनारायण गोयल जी हैं, अब नहीं है, 3 साल पहले इनका निधन हो गया।
जब मैं एमफिल कर रहा था आगरा बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, तो उस समय मैंने ये बनाया था। और ये पेंटिंग जैसा मैंने बताया कि बहुत तेज़ी से बनाना पड़ता है, तो कुल आधे घंटे में ये पूरी 5 फीट की पेंटिंग है। 5 फीट का एक फुल साइज़ पेपर होता है और ये 2.5 फीट चौड़ा होता है और 5 फीट लंबा पेपर होता है। तो ये मैंने सत्यनारायण गोयल जी का डायरेक्ट ब्रश से ही मैंने बनाया था, क्योंकि इसमें ड्राइंग करने की संभावना नहीं होती है इस पेपर। तो राइस पेपर पे इंक कलर में ये अभी-अभी लॉकडाउन में एक मैं पटना गया हुआ था, मेरी मदर इन लॉ का निधन हो गया था, तो उसमें मैं अटेंड करने गया था। तो वहाँ पे हमारे मित्र का छोटा भाई है, जिसको मैंने ये उसने कहा कि सर मेरा एक पोर्ट्रेट बना दीजिए, तो मैंने उस समय बनाया था पटना में, अभी लॉकडाउन पीरियड में ही बनाया था। फ़ॉन्ट जो पेस्टल आता है और ये व्हाइट शीट पर, नहीं हाफ शीट का पेपर। ये भी मेरे बैंड बाजा सीरीज़ में, पता नहीं आपके तरफ इस तरह का दृश्य होता है या नहीं। हमारे वाराणसी में, उत्तर भारत में शादी विवाह में ये जो बांग्लादेश से बहुत सी मज़दूर आते हैं, औरतें आती हैं, मज़दूर आते हैं, तो ये लोग दिन भर मज़दूरी तो करते हैं और शादी विवाह में रात में ये रोड लाइट ले जाने का भी काम करती हैं। तो ये रोड लाइट ले जाते हुए और इस रोड लाइट के नीचे इनका जो चित्र है वो दिख नहीं पाता है, उनको कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि ये प्रकाश के ठीक नीचे होती है। तो मैंने इनको फ़ोकस किया है, इनके लाइफ को दिखाने को फ़ोकस किया है और इसका मैंने टाइटल रखा था टार्च बियरर्स, पथ प्रदर्शक। तो ये आपको प्रकाश दिखा कर के आपका मार्ग प्रशस्त करती हैं, लेकिन इनके जीवन का मार्ग जो है, इस प्रकार का है, वो उसको मैंने अपने तरफ से फ़ोकस डाल करके ये दिखाने का प्रयास किया है। ये शादी विवाह में बैंड बाजा के साथ रोड लाइट साथ में चलता है, उसका एक दृश्य। ये तो वही पार्वती का मॉडल के साथ, तो संजय सिलार जी उस साइड में थे और मैं इधर था और दोनों लोग एक ही मॉडल से बना रहे थे। ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के हाल में ही है, वहीं पे मैंने बनाया था। संदीप सर ने देखा होगा ये पेंटिंग करते समय भी। ये भी 1 स्ट्रोक पेंटिंग है, 5 फीट साइज़ है इसका, फ्लावर पेंटिंग है। अभी फेसबुक पे भी मैंने शेयर किया था ये पेंटिंग। एक बार मैंने यहाँ आने के बाद, चाइना से जब यहाँ आया था, तो उस समय ये पूरा एक एग्जीबिशन किया था फ्लावर पेंटिंग का। उसमें मैंने कुल 70 पेंटिंग, मैंने केवल फ्लावर पेंटिंग लगाया था। उसमें तरह-तरह के फ्लावर, जैसे जो सीज़नल वेजिटेबल है ना, कद्दू और ये तरोई, उसके भी फ्लावर मैंने बनाए थे। वो कभी मैं शेयर करूँगा फेसबुक पर। और इसमें जो इंसेक्ट होते हैं, ये छोटे-छोटे तितलियाँ होती हैं, वो भी बड़े धैर्य के साथ चाइनीज़ लोग बनाते हैं, मैंने भी प्रयास किया है। और देखने में पास से भी बहुत रियल दिखता है। जैसा दूर से ये फ्लावर एकदम रियल अपने डायमेंशन में दिख रहा है, सॉफ्ट दिख रहा है, वैसे जितना भी पास से देखेंगे उतना ही सॉफ्ट ये दिखेगा। ये पेपर की क्वालिटी है और रंग की भी क्वालिटी है। कलाकार का अपना स्किल तो जो है ही, लेकिन खास तौर पे पेपर भी इसका बहुत महत्व रखता है। आप पास से भी देखेंगे फ्लावर को, तो बहुत ही रियल दिखेगा। तितलियाँ भी जो, उनके एक-एक पैर भी इतने बड़े धैर्य के साथ पतले ब्रश से बनते हैं और बहुत ही तेज़ी से ये पेंटिंग बनता है। ये भी पेंटिंग कोई आधे पौन घंटे में बने होंगे, क्योंकि एक ही ब्रश से माने एक ही ब्रश में कई टोन लेके बनाना पड़ता है। ये भी आगरा में मैंने जैसा बताया था कि कुल 52 पेंटिंग बनाया था। मुझे एमफिल करते समय प्रोजेक्ट भी प्रस्तुत करना था, तो उस समय मैंने राइस पेपर पे ये इंक कलर से लोगों का लाइव पोर्ट्रेट ही बना करके मैंने एक एग्ज़िबिट करके प्रस्तुत किया था अपना एमफिल का प्रोजेक्ट।
उसमें वहाँ की एक बैकुंठी देवी महिला महाविद्यालय है, उसकी प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर सरोज भार्गव, उनका मैंने बनाया था। और इसमें पीछे कुर्सी नहीं बनाया था, लेकिन बैठे हुए फॉर्म दिखेगा। हालांकि कई लोग बोले कि भाई कुर्सी तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने पूछा कि आराम से बैठे हुए तो दिख रही है ना, गिरते हुए तो नहीं दिख रही है। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो दिख रहा है कि आराम से बैठी है, लेकिन कुर्सी कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। तो मैंने केवल वो फिगर को ही लिया था, बैकग्राउंड में और कुछ नहीं लिया था। ये भी 5 फीट की पेंटिंग है, 1:2। ये बैंड बाजा सीरीज का ही एक छोटा सा पेंटिंग है, 2x2.5 का। और कैमलिन के एक शो में ये लगा हुआ था, एक्रेलिक कलर में मैंने बनाया था। और कुछ ड्रामेटिक लाइट जो रात में होता है, उसको मैंने कुछ अपने ढंग से प्रस्तुत किया है मैंने। ये हमारे संस्कार भारती के योगेंद्र बाबा हैं, आजकल इनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। इनको मैंने बैठा करके वही राइस पेपर पे 1 स्ट्रोक पेंटिंग में मैंने बनाया, 1 स्ट्रोक स्टाइल में। और आप जब करीब से देखेंगे तो चेहरे पे जो टोन है कई तरह के, जो 3D इफेक्ट आता है, वो भी 1 ही स्ट्रोक में लाना पड़ता है। वो बार बार उस पर ब्रश चला के हम टोन नहीं ले आते हैं पेंटिंग में। वो एक ही ब्रश में हम कहीं ज़्यादा कलर, कहीं पानी, ऐसा रख करके एक ही बार में ब्रश के मूवमेंट को ऐसा रखते हैं कि वो टोन जो है और वो डायमेंशन आ जाए। तो इस तरह से ये पेंटिंग हमने बनाया है, घोड़े का पेंटिंग। वो 1 स्ट्रोक स्टाइल में ही है, काफ़ी फोर्स के साथ ये पेंटिंग बना हुआ है। जिस फोर्स के साथ घोड़े दौड़ते हैं, उसी फोर्स के साथ ब्रश भी दौड़ाना पड़ा था। और कई बार संभावनाएं होती हैं कि पेंटिंग खराब हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइंग करना नहीं होता है। अलग से आप स्केच करके सामने रखिए और फिर उसको देख करके बनाना होता है। तो थोड़ा भी कहीं मिस्टेक हुआ तो पेपर बर्बाद हो जाता है, आपका पूरा ड्राइंग खराब हो जाता है। तो बड़ा अभ्यास करना पड़ता है इस पेपर पे, कहाँ पे हमें गाढ़े कलर लेने हैं, कहाँ पे हल्के कलर लेने हैं। इस सब का एक मैनेज करके एक ही स्ट्रोक में लाना बड़ा कठिन होता है। चाइनीज लोगों का इसमें थोड़ा महारत है, और हमने भी काफ़ी कम समय में वहाँ से सीखा था। वो लोग बड़े आश्चर्य में थे कि भारतीय लोग भी बड़े जल्दी सीख लेते हैं। तो हमने बताया था कि चित्र बनाना तो हमें आता ही है, ये आपका टेक्निक है, और टेक्निक कभी आर्टिस्ट के लिए बड़ा बाधा नहीं होता है, अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है। तो काफ़ी प्रभावित हुए थे लोग चाइनीज लोग, क्योंकि मैंने कुछ ही दिनों में ये 1 स्ट्रोक पेंटिंग सीख लिया था और बनाने का अभ्यास किया। ये भी वो जो साधु का पेंटिंग था, वो राइस पेपर के ऊपर, ये भी 1 स्ट्रोक पेंटिंग है। 80 घाट के पास ये जो भिखारी बैठते हैं, स्नान के बाद लोग दान दक्षिणा देने के लिए जाते हैं, तो ये भिखारी बैठे रहते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। तो उन्हीं का एक दृश्य मेरे कल्पना में था। और साथ में ये कुछ जाड़े का समय था, कार्तिक स्नान का समय है। एक कुतिया है, उसके कई बच्चे हैं, दूध पिला रही है अपने बच्चों को, तो उसका भी एक इंटरेस्टिंग, एक यहाँ पे माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और एक वहाँ भी मदर अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट था, मैंने राइस पेपर पे बनाया था। अभी एक कुछ महीने पहले का है। ये एक राइस पेपर में एक दूसरी क्वालिटी का पेपर आता है, और इस पर जो काम करते हैं उसको बोलते हैं फाइन ब्रश स्ट्रोक। और इसमें एक आर्टिस्ट हफ्तों काम करता है और बहुत महीन काम होता है, एक एक हफ्ते में। ये तो बहुत, मैंने फिर भी इसमें दिन भर लगे थे मुझे। और ये धीरे धीरे इस पे कई बार हम ब्रश चला सकते हैं। ये वो राइस, जो 1 स्ट्रोक पेंटिंग वाला राइस पेपर होता है, उससे एकदम अलग होता है। इस पे एक बाइंडर का लेप होता है, जिसके कारण तो कलर स्प्रेड नहीं होता है, कलर इसके सतह पे रहता है, जैसा हम वाटर कलर पेपर पे काम करते हैं। और ये धीरे धीरे कई बार कलर का टोन लगा लगा करके वो
ऑब्जेक्ट को निकालते हैं, तो उसमें बर्ड एंड फ्लावर का मैंने बनाया। ये चाइना में ही बनाया था स्टडी करते समय। तो इसमें बहुत समय लगता है इस पेंटिंग में, इसलिए इस तरह की पेंटिंग मैंने कुल 12-15 ही बनाए थे। एक हफ्ते लग जाते हैं, तो 12-15 कुल पेंटिंग बनाए थे। ये उसमें से एक पेंटिंग मेरे पास थी, कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया था। ये साधुओं का पेंटिंग एक्रेलिक कलर में 4x3 में एक कैंप में ही बनाया था, आर्टिस्ट कैंप में। और अभी ये भी पेंटिंग ललित कला एकेडमी के संग्रह में है। ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट अभी लॉकडाउन में मैंने बनाया था। ग्रे पेपर पे मैंने सॉफ्ट पेस्टल से काम किया था। मैंने जैसा बताया कि लॉकडाउन में मैंने खूब ढेर सारा पेंटिंग बनाया। ये भी फ्लावर पेंटिंग है, 1 स्ट्रोक स्टाइल में। ये 5x2.5 फीट का एक पेंटिंग है। बहुत सॉफ्ट दिखेगा, जितना भी करीब से आप देखेंगे उतना ही सॉफ्ट, उतने ही अच्छे डायमेंशन दिखेंगे। इसके फूलों के जो अलग अलग दल हैं और जो टोन है, एक ही ब्रश में सारे टोन रख करके एक स्ट्रोक में लाना पड़ता है, और इफेक्ट बड़े अच्छे आते हैं। ये पेपर का भी इसका कुछ अपना क्वालिटी है, और काफी कम समय में पेंटिंग बन जाती है। ये छोटी पेंटिंग है, राइस पेपर पर ही 1 स्ट्रोक स्टाइल में। जो गर्मी के सीजन में पलाश के जो फूल खिलते हैं, उसका मैंने एक बिंब बना करके और 2 पक्षियों को, ये जैसा मैंने बताया वाटर कलर में मैंने अपने बच्चे का बहुत सारा पेंटिंग बनाया था। एक पेंटिंग आपने देखा है, दूसरी पेंटिंग है। तो हमारा जो बेड है उसके पीछे एक खिड़की है, वहीं पे बैठ गई थी। हालांकि बहुत देर तक नहीं बैठ पाती थी, ड्राइंग भर इसको बैठाते थे, उसके बाद बड़ी चंचल है तो फिर फोटो खींच लेते थे, फोटो से बनाते थे। कलर का काम मैं फोटो से करता था, क्योंकि उतना समय दे नहीं पाती थी बैठने, और बच्चों में श्रद्धा होती है 4:30 है तो सब कुछ, लेकिन फिर भी इतना पेशेंस के साथ ड्राइंग करते समय बैठ जाती, कम से कम आधे घंटे तो बैठती। और उस बीच में कई बार इसको कहना पड़ता था, थोड़ा इधर देखो बेटा, ऐसे करो वैसे करो। और अपने टेडी बियर के साथ यहाँ पे दिखेगी, वाटर कलर में मैंने बनाया था। ये भी छोटी सी पेंटिंग है 8x12 इंच में। ये अभी अभी भीमबेटका में लोग गए थे, हमारे सर भी थे, वासुदेव कामत सर। उस कैंप में और भी कई आर्टिस्ट आए हुए थे, मुंबई से भी आए थे, कुछ अहमदाबाद से भी आर्टिस्ट आए थे। तो हम लोगों को वास्तव में वहाँ के रॉक पेंटिंग को बनाना था, जो पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने जो वहाँ खोज किया था भीमबेटका में। तो आईजीएनसीए ने एक कैंप कराया था, तो उनका उद्देश्य था कि हम रॉक पेंटिंग को नाप तौल के वैसे ही बनाए। लेकिन अब चूंकि हम लोग सब आर्टिस्ट गए थे, कोई इतिहास बहुत समझने, इतिहास तो समझ लेते हैं लेकिन बहुत नाप जोख के बना पाते नहीं गए थे। तो हमने वाकड़कर जी के साथ उस पेंटिंग को हूबहू ऐसा उस रॉक पे बनाने का प्रयास किया है। तो उनको कलेक्शन के लिए चाहिए था आईजीएनसीए को, ये मैंने अपने तरफ से इनका पोर्ट्रेट भी इसमें जोड़ दिया है। हालांकि वो उसी से संतुष्ट थे जो पीछे उनका रॉक पेंटिंग बन गया है, तो उनके अनुसार काम करना पड़ा था। अभी कुछ महीने पूर्व हम लोग गए। ये भी अभी लॉकडाउन के थोड़े से पहले सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था, जिसमें माननीय वासुदेव कामत सर का एक पेंटिंग शंकराचार्य जी का बनाया हुआ वहाँ पे उद्घाटित हुआ। उनका सम्मान भी वहाँ पे हुआ था। उसमें हम लोगों ने, कामत सर के द्वारा ही हमको निमंत्रण मिला था एक आर्टिस्ट कैंप के लिए। तो आचार्य जी के ऊपर ही एक एक कैंप था, तो उनके ही एक विषय को हमने बनाया था। एक काशी का एक विषय है जिसमें शंकराचार्य जी स्नान करने के बाद आते हैं, और अद्वैत को मानने वाले थे, फिर भी स्वभाव के अनुसार जो भाव के अनुसार जो द्वैत बैठा होता है उससे परे
और केवल शक्ति को निरापद मानते थे, शक्ति के बिना ही सृष्टि का संचालन समझते थे। तो एक अपने पति के शव के साथ जो है विलाप कर रही थी और ये स्नान करके अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे। इन्होंने कहा कि शव को थोड़ा किनारे कर लीजिए रास्ते से, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो स्त्री ने कहा कि भाई शव को खुद बोल दो कि हट जाए, मैं क्यों हटाऊं। तो बड़ा आश्चर्य किए वो, लेकिन ज्ञानी थे, उन्होंने समझ लिया और उन्होंने देवी का स्वरूप उस स्त्री में देखा। उन्होंने स्त्री से प्रार्थना की आगे अपना वचन कहने के लिए। तो उसने कहा कि आप ही कहते हैं कि बिना शक्ति के सृष्टि का निर्माण है, तो ये 100 में आप यदि बिना शक्ति का मानते हैं कि ये हट सकता है तो इसको हटा दीजिए। फिर उन्होंने उसे प्रणाम किया और शक्ति की उपासना वहीं पे बैठ के ध्यानस्थ होकर के किए। तो एक ये कथा चित्र जैसा हमने बनाया था, एक्रेलिक 2.5x3 साइज का पेंटिंग है। ये भी 1 स्ट्रोक पेंटिंग में पोर्ट्रेट है 5 फीट में। वहीं आगरा में ही मैंने बनाया था। उनका नाम दामोदर जी था, ये भी अब नहीं रहे। लगभग सभी 52 चित्रों में से लगभग 4-5 लोग तो अब नहीं रहे। काफी वृद्ध लोगों का मैंने बनाया था। बाबा अभी हैं और उनके दीर्घायु की हम कामना करते हैं। ये दामोदर जी अभी नहीं है, इनका चित्र मेरे ही पास है। ये अभी लॉकडाउन में एक ICTR की तरफ से ये था कि एक एग्जीबिशन करेंगे, तो उसमें मैंने एक पेंटिंग बनाया था। तो लॉकडाउन को दिखाया है मैंने, पीछे कोरोना का वो जो वायरस दिखाया और आगे ताला के माध्यम से लॉकडाउन दिखाया है और एक हाथ जोड़े हुए स्थिति है जो सबके लिए प्रार्थना कर रहा है और सबको माने इस स्थिति से जूझने के लिए प्रार्थना कर रहा है। हमारे वॉरियर को भी प्रणाम कर रहा है। और ये अपदीपो भव की भावना के साथ एक योगी बैठा हुआ है निर्लिप्त कमल के ऊपर। जो आज की स्थिति ऐसी ही है, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है और हम खुद को ही संभल करके निर्लिप्त होकर के ही अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बहुत पहले ही पेंटिंग बनाया था, आज की स्थिति से बहुत पहले ही। और यहाँ पे जितने पुलिस हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मी हैं, किसान हैं, इन सबको मैंने दिखाया था। यहाँ पर एक मोर को भी निर्लिप्तता का प्रतीक माना जाता है, तो उसको भी मैंने दिखाया था। तो एक 4x3 की पेंटिंग थी, एक ही दिन में मैंने इसको कंप्लीट किया एक्रेलिक कलर में। ये मेरी बच्ची का है और ब्राउन पेपर पे जो पेंसिल कलर आता है उस कलर से मैंने पेंसिल कलर से मैंने बनाया था पोर्ट्रेट। ये छोटे साइज का है, बहुत छोटा A4 साइज का पेपर था। ये भी बंगलौर के ही कैंप में बनाया था, ललित कला एकेडमी के कलेक्शन में है। नहीं, ये वाराणसी में ही मैंने बनाया था, ललित कला एकेडमी के ही एक कैंप में। और ये 2 साधु बैठे हुए हैं वाराणसी के एक मंदिर के सामने। 4x3 साइज में है, एक्रेलिक कलर। ये वही पूजा का बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के कैंप में मॉडल के साथ इनका देखा और ये अकेले पेंटिंग का है। ये मेरी बच्ची का ही है, वाटर कलर में, जो मैंने बताया कि 10 छोटे छोटे पेंटिंग बनाया था। तो अपने घर के ही एक स्पेस में खड़ी है। रात का समय हो गया था तो लाइट चल रहा था, लाइट में मैंने बनाया। ये पेंटिंग अभी ललित कला एकेडमी में इसको अकेडमी पुरस्कार मिला 1 साल पहले। और जैसा मैंने बताया, रामलीला जो हमारे रामनगर में वाराणसी में हो, ये आप बड़े पुतले देख रहे हैं। ये पुतले भी मैंने, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ का हर व्यक्ति जुड़ करके उस पूरा लीला में सहयोग करता है। तो यहाँ के एक वर्ग है जो पुतला बनाता है, काफी बड़ा बड़ा पुतला, 50-50 फीट के पुतले होते हैं, रावण के, मेघनाथ के, सुरपड़खा के।
और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ी भीड़ होती है वहाँ पर। सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। और सामने वो राम लक्ष्मण की प्रतिमूर्ति है। तो ये बड़ी पेंटिंग थी 4x5 की, एक्रेलिक कलर में, जो अभी मुंबई में ही प्रदर्शित थी मॉडर्न आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के गैलरी में प्रदर्शित है। ये केवल जो हनुमान और उनकी सेना जो होती है, जब रामलीला खेलने के पहले जब अपना मेकअप करते हैं, मास्क लगाते हैं, तो उनकी जो आपस की अटखेलियाँ होती हैं, उसको मैंने इस पेंटिंग के माध्यम से दिखाया है कि किस प्रकार से ये ऑयल कलर में बनाया हुआ पेंटिंग है। ये मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हो चुका है। कैमलिन के जो ये कैमलिन अपना एग्जीबिशन करा था, उसमें ये सिलेक्ट हुआ था और उसमें ये जहांगीर में प्रदर्शित हुआ। 2.5x3 का ऑयल कलर में पेंट, ये कामत सर का एक है, मेरा यही तक है शायद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे चित्रों को इतने धैर्य से देखा। जितनी धैर्य से मैंने बनाया नहीं, उतनी धैर्य से आप सबने देखा। जी सर। सर जी, आपने तो हम लोगों को बनारस में जाकर एक सैर करा दी। वो जैसे कि हम घाट पर आए थे, घाट पर साधु लोग देखे और कोई मंदिर देखे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं बहुत आपके पीछे लगा रहा था कि आप एक बार हमको आपका ये प्रोग्राम दे दीजिए, और आपने दिया। मैं प्रसन्न वाटेवकर जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। सर, ये जो प्रसन्न वाटेवकर है, वो मुंबई में बहुत बड़े आर्किटेक्ट है और आर्टिस्ट है, और उनके घर में SM पंडित की पोती दिए है। अरे वाह। तो बहुत बड़े आर्किटेक्ट है और बहुत अच्छा काम है उनका। सर जी बोलिए आप। नमस्ते सुनील जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, वीडियो शुरू करा। यस, अभी आपने जो ये पूरा बनारस का सैर हमको कराया है, ये बहुत ही विलोभनीय था। यानी रामलीला बोलो या साधु जी संत जी बोलो, या आपने जो चाइना का सफर कराया, वो भी एक विलोभनीय दृश्य था हमारे लिए, सभी मुंबई वासी के लिए और सभी द्वारका एकेडमी के बच्चों के लिए और आर्टिस्ट लोगों के लिए। तो कुछ सवाल हम करना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे विद्यार्थी है और आर्किटेक्ट लोग भी यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं अलग अलग वहाँ से जगह से। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे मीडियम्स यूज किए हैं, तो इसमें आपको अच्छा लगने वाला मीडियम कौन सा है, नहीं आपका पसंदीदा मीडियम कौन सा है, ये जानना चाहता हूँ मैं। वास्तव में मुझे आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि कभी जब मैं एक्रेलिक में काम करता हूँ तो वो एक्रेलिक अच्छा लगने लगता है, जब कभी ऑयल में काम करता हूँ तो ऑयल अच्छा लगने लगता है, और जिस भी माध्यम में मैं काम करता हूँ वो उसमें कुछ दिन के लिए मैं पकड़ जाता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वाटर कलर में भी, पेस्टल में भी, एक्रेलिक में, ऑयल में, और जो भी नया माध्यम आता है हमारे आर्ट मटेरियल शॉप में, तो मैं उसको एक बार प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ। और खासकर अभी जैसा एक्रेलिक, और खासकर एक्रेलिक तो बहुत प्रचलित माध्यम हो गया है, क्योंकि आर्टिस्ट को यदि कल ही पेंटिंग देनी है और कल ही एग्जिबिट करनी है, तो एक्रेलिक से बढ़िया माध्यम आजकल एक आर्टिस्ट के लिए नहीं। तो वो तुरंत एक्रेलिक में काम करता है और वो तुरंत सूख भी जाता है, जबकि ऑयल में ये संभावना नहीं है। लेकिन जब ऑयल कलर में करेंगे तो उसका एक अलग मजा होता है काम करने का। तो आज तक मैं इस दुविधा में हूँ कि मुझे वास्तव में कौन सा माध्यम अच्छा लगता है, मुझे खुद नहीं पता होता है। जब भी मैं किसी माध्यम में 2-4 काम करता हूँ तो मैं उसी का हो जाता हूँ, और काफी दिनों तक मुझे लगता है कि इसी में काम करना चाहिए। बराबर। तो थोड़ी सी दुविधा होती है ये बताने में, लेकिन अभी तो जगह जगह जैसी बाध्यता है, कैंप में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो एक्रेलिक में ही काम करने का एक सुविधा बन पाता है। इसलिए एक्रेलिक को अभी प्रेफरेंस सभी आर्टिस्ट देते हैं, वैसे मैं भी देता हूँ। लेकिन मुझे माध्यम आज तक खुद से नहीं समझ में आया मैं किस माध्यम में अधिक ये। अच्छा। और एक जानना था कि आपने अभी आप आने से पहले सुहास जी ने एक वीडियो दिखाया था आपका पेंटिंग करते हुए, तो उसमें जो पीछे बैकग्राउंड था पेपर के पीछे, वो डायरेक्ट प्लाई था, प्लाई का बेस था,
तो आपने कुछ सोच के वो किया था कि टेक्सचर आ जाए, उसका टेक्सचर पेपर पे आ जाए प्लाई का? वो एक्चुअल उसमें प्लेन पेपर के पीछे दूसरा पेपर नहीं था, एक प्लाई का रफ टेक्सचर था। कुछ उसमें कुछ बताना हाँ, चाहेंगे? हाँ, हाँ। जी, जी। कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ मेरा मंतव्य नहीं था टेक्सचर लाने का, क्योंकि वो वहाँ पे वही सुविधा अनुसार मिल पाया था मुझे, प्लाई का ही। मैंने बताया कि वो पेंटिंग पटना में मैंने बनाया। मेरे मदर इन लॉ का निधन हो गया था और मुझे पटना जाना पड़ा था और मैं अपने एक मित्र के घर पे रुका था। तो उसके पास कोई अच्छा बोर्ड नहीं था, तो प्लाई था और मुझे लगता है कि जब भी कोई आर्टिस्ट किसी भी इस तरह के सतह पे काम करने जाता है, तो उस सतह के इफ़ेक्ट को वो समझ करके उसके साथ काम करने का प्रयास करता है। तो वो प्लाई का खुरदुरापन जैसा आपने बताया कि पहले से मूड नहीं था उसके इफ़ेक्ट को लाने का, लेकिन जब मैं उसके साथ और कोई ऑप्शन नहीं था, वही एक सतह मुझे मिला था, तो मैं उसके खुरदुरेपन का मैंने मज़ा लिया था पेंटिंग करते समय, लेकिन बड़ा मेरा पहले से कोई उद्देश्य नहीं था। अच्छा, अच्छा। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो इसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनके जो घर के लोग हैं, वो कुछ पूछ रहे हैं कि आज के विद्यार्थी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कि किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए विद्यार्थियों ने कला क्षेत्र में आने के लिए, ये कला क्षेत्र में आने के लिए? देखिए, मैं तो मेरे गुरु मुंबई में ही हैं, माननीय वासुदेव कामत सर। हुँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ आज के दिन और मेरे गाँव पे हैं, वो भी जीवित हैं अभी बहुत वृद्ध हो चुके हैं। उनका भी नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। अच्छा। तो वो भी आज तक केवल एक ही सभी हमारे जो गुरु हैं हमारे वाराणसी में हमारे गुरु हैं प्रणाम सिंह जी। प्रणाम सर, विश्वनाथ त्रिपाठी जी, वासुदेव कामत सर, सब गुरुओं ने हमारे केवल एक ही सलाह दिया कि कलाकार को कभी भी अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारे शैक्षणिक काल में अभी जैसा मैं देखता हूँ, मैं एक कॉलेज में शिक्षक हूँ, तो जैसे स्टूडेंट सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर में जाता है, तो उसे लगता है कि मुझे स्केच करना या पोर्ट्रेट बनाना या लैंडस्केप बनाना, ये अब मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो तो सीनियर हो चुका है, उसे अब क्रिएटिव पेंटिंग बनाना है, आजकल जैसा हमारे पेंटिंग लाइन में चल रहा है। तो उस अभ्यास को वो छोड़ देता है और इसलिए वो आगे का जो यात्रा है अपने कला साधना का, वो पूर्ण नहीं कर पाता है या बहुत अच्छा नहीं कर पाता है और उसको कहीं न कहीं जाके अपनी बनाई किसी ऐसे शैली में फँस जाना पड़ता है और एक ही तरह का वो काम करते रहता है जीवन भर। तो मैं अपने गुरुओं के माध्यम से मैं भी केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा आज के दिन कि गुरु का सम्मान आजीवन करना है और अभ्यास आजीवन करना। कलाकार चाहे वृद्ध हो जाए, चाहे मरणासन्न स्थिति में भी आ जाए, लेकिन उसे अभ्यास नहीं छोड़ना है। मैंने एक सुना था अ, भगत सिंह के साथ राम प्रसाद बिस्मिल जब उनको फांसी की सज़ा होने लगी, वो उसी दिन सुबह में उनको उम, जब लेने आए तब वहाँ के पुलिस कि अब इनको फांसी की सज़ा होनी है, अब आप साथ चलो। तो देखे कि वो जेल में दंड बैठक कर रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा जेलर ने कहा कि भाई अब तो तुमको फांसी है और तुम दंड बैठक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा अगला जन्म भी होने वाला है और मैं अगले जन्म में स्वस्थ रहूँ, इसलिए मैं अभी दंड बैठक कर रहा हूँ। ये शरीर अभी चला जाएगा, लेकिन मैं तो अगले जन्म में भी जाऊँगा और मेरा जैसा मानना है कि कलाकार केवल एक जन्म के अभ्यास से नहीं होता है। मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब मैं बचपन में चित्र बनाता था, तो मेरे उम्र के और भी बच्चे मेरी तरह अच्छा चित्र नहीं बना पाते थे। तो मुझे बहुत से लोग कहते थे कि ये गॉड गिफ्टेड है या इसके पूर्व जन्म का या पिछले जन्म का कुछ प्रभाव है इसके ऊपर। और कई आर्टिस्टों के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वो पिछले जन्म में भी आर्टिस्ट रहा होगा।
तो हमेशा मेरे कहने का एक ही अर्थ है कि हमेशा अभ्यास करना है, क्योंकि ये शरीर तक ही केवल वो माने कला का अभ्यास नहीं है। हमें अगले जन्म में भी वो उम, एक अच्छे कलाकार के रूप में आना है। तो हमें मरते दम तक अभ्यास करना है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगला जन्म भी कलाकार का मिले, तो उस समय भी आपको मरते दम तक अभ्यास करना ही करना है। धन्यवाद सर। आपने जैसे बताया कि आपका कोई गॉडफ़ादर है ये लाइन में, चित्रकला में? गॉडफ़ादर मतलब यानी आप किसी को जिस अपना गुरु गुरु यानी गुरु जिसने आपने चाहा कि मैं मैंने इनके बताया जैसा ना, हाँ, हाँ, मैंने बताया कि अभी हमारे 2-3 जो गुरु थे, अभी कामत सर हैं हमारे हाँ, हाँ। मुंबई के, हमारे प्रणाम सर हैं वाराणसी के, और हमारे गाँव के जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। खैर अभी तो वो काम नहीं करते, लेकिन मैं बहुत पहुँचना चाहता हूँ इनके अभ्यास तक और इनके साधना तक। तो उम, अभी तो हमारे दर्शनीय गुरु यही हैं। आगे बहुत से और भी हम किताबों से देखते हैं, बहुत से ऐसे चित्रकारों को देखते हैं। तो हम उनके अभ्यास तक, हम उनके जिस भी गुरु के सानिध्य में हम कुछ दिन रहे होते हैं, हम उसी को पहचानते हैं और उसके जीवन से जुड़ना चाहते हैं, उसकी कला साधना तक पहुँचना चाहते हैं। तो अभी हमारे जो 2-3 गुरु, जैसा मैंने नाम बताया, ये लोग रहे हैं, और उनकी कला साधना तक मुझे पहुँचने की इच्छा रहती अच्छा, हमारे यहाँ अभी कोल्हापुर से आर्किटेक्ट अनिरुद्ध देशपांडे जी उपस्थित है। मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप आपके जो प्रश्न हैं वो कैमरा के सामने आके सुनील जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अनिरुद्ध सर। है। ज़रूर, ज़रूर। अच्छा, उसके पहले मैं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आदित्य जी ने पूछा जी, है जी। इंडिया और चाइना के फाइन आर्ट एजुकेशन में क्या डिफरेंस है? मैं तो एक तरह का एक ही जगह मैं पढ़ाई किया, काशी विश्वविद्यालय में। बाकी जगह का मुझे अब माने ज्ञान नहीं है, कहाँ पे किस तरह से पढ़ाई होती है। जैसे सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट है, बड़ौदा का है, शांति निकेतन का कॉलेज है। तो मैंने और कहीं जाके देखा भी नहीं था। मैंने मास्टर डिग्री किया था और तुरंत मुझे चाइना जाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे देखने को मिला। हमारे यहाँ के कॉलेजों में अपना वो भी काम करते थे। तो मुझे लगता था कि वो माने सबके साथ कितना अपडेट है, और इतना ही नहीं करते थे, किसी आर्टिस्ट का माने किसी विद्यार्थी का काम अच्छा लगता था, तो उसको भी वो फ़ॉलो करने का प्रयास करते थे। अपनी जैसे एक बार मेरे साथ हुआ, मैं एक मॉडल स्टडी कर रहा था, तो मेरे पेंसिल स्ट्रोक फिगर पे चले थे, लेकिन फेस पर आते ही कुछ पेंसिल स्ट्रोक हमारे बध जाते थे। काफ़ी वहाँ पे एक वृद्ध मॉडल था, तो काफ़ी रिंकल्स थे, तो वहाँ पे बध जाते थे, और मैं बाकी जो शरीर के पार्ट में जो स्ट्रोक चलाया था, वो चेहरे पे नहीं ला पाता था। तो वो टीचर बार-बार आते थे और कहते थे कि चेहरे के स्ट्रोक को देखो, बार-बार उस चीज़ को बताते थे। कम से कम 4-5 बार आए और बताए, और मैं 4-5 बार मिटा के बनाने का प्रयास किया। और जब उन्होंने देखा कि वास्तव में नहीं बना पा रहा है, तो उन्होंने मेरे हाथ से पेंसिल ले करके और जैसे ही 2 स्ट्रोक लगाया, तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि वास्तव में मुझे कैसे स्ट्रोक चलाना है। तो ये मैंने देखा कि वहाँ जो अ, आर्टिस्ट है, जो टीचर है, स्टूडेंट के साथ काम करते-करते उनकी चीज़ों को समझ लेता था, उनके मर्म को समझ लेता था, उसे कैसे बताना है, क्योंकि वो अपडेट होता रहता था और वो स्वयं भी काम करता था, तो वो समझ लेता था कि अंदर अब के टीचर के 2 ही में टेस्ट स्ट्रोक आना है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिला कि वहाँ रोज़ ही टीचर हमारे साथ खुद भी काम करते थे, और उनके बताने का एक ये बड़ा अच्छा शैली था कि पहले वो हाथ लगा के नहीं बताते थे, 1-2 बार मुँह से बताते थे, और जब देखते थे कि नहीं कर पाया, तो हर बार उसको आके सर्च करते थे। जब देखते थे कि वो नहीं सुधार पाया, तो फिर वो हाथ लगा के बताते थे, और उनके स्किल को मैं प्रणाम करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से वो उम, 1 ही 2 स्ट्रोक में बता पाते थे। जब भी आप चाइना में सीख रहे थे, तभी आपको भाषा के
बारे में कुछ दिक्कतें हुई कि उनकी भाषा और अपनी हिंदी हाँ भाषा में कुछ दिक्कतें जी हुई? जी जी हाँ हाँ जब मैं गया था 2003 की बात है, मास्टर डिग्री मैंने कंप्लीट किया था और मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छे से उस समय नहीं आती थी और हिंदी से ही चाइनीज सीखना था। इंग्लिश आती थी लेकिन मैं फ्लुएंसी बोल नहीं पाता, फ्लुएंसी अच्छी नहीं थी। तो इंग्लिश वो इंग्लिश तो चाइनीज जो है 1 साल पढ़ा है। मेरे 2.5 साल के कोर्स में 1 साल उनका चाइनीज कोर्स ही था और मॉर्निंग में क्लास चलता था 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का क्लास। उसमें हमारी चाइनीज की लाओसी मो लाओसी नाम था। हमसे भी छोटी थी वो लड़की, हम लोगों को चाइनीज जो पढ़ाती थी और बड़े ही इंटरेस्टिंग ढंग से कभी फ़िल्म दिखाती थी, कभी बाहर घुमाती थी, कभी सब्जी मार्केट ले जाके खुद से सब्जी खरीदने के लिए बोलती थी और सब्जी वाले से पूछने के लिए बोलती थी। तो उसका भी एक अभ्यास कराने का जो तरीका था बड़ा इंटरेस्टिंग था और वहाँ मैं 2 ही महीने में चाइनीज़ बोलने सीख गया और इसका कारण ये था कि 2003 में वहाँ जिस शहर में मैं था हांगजू में, वहाँ कोई भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोल पाता था। पूरे शहर में कभी-कभी घूमते हुए 1-2 ऐसे मिल जाते थे, जो इंग्लिश में हाय हेलो तक कर पाते थे, नहीं तो वो चाइनीज़ ही बोलते थे और वहाँ मजबूरी के कारण मैं 2 महीने में चाइनीज़ सीख गया था और बहुत अच्छे से मैं चाइनीज़ में अब तो गालियाँ भी दे लेता हूँ। तो उम, लिखना-पढ़ना भी सीख गया साल भर में और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अच्छा, कुछ कठिनाइयाँ वहाँ ऐसे थी कि वो मजबूर ही कर देते हैं कि आपको चाइनीज़ सीखनी है, बिना उसके काम नहीं चल सकता। बराबर, बराबर. हाँ हाँ, हाँ, हाँ अभी आप दिख रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक जो अलग-अलग चीज़ें मैं हम आपसे समझ के ले रहे हैं, तो जी, एक अलग लाइन के स्ट्रोक्स एक्चुअली जो पंडित सर हैं, वो तो उसमें बहुत ज़्यादा माहिर हैं और वो अच्छे तरीके से जान रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप हो, पिछली बार हमने संदीप लोंढे सर का भी सुना था, उनका भी काम देखा था। तो एक अलग पैमाने पे आपकी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से सामने आ रही है और जब आपका नाम ज़ाहिर हुआ था कि बाबा चलो आज आप देने वाले हो एक स्लाइड शो, तो मैंने पंडित सर के ग्रुप में एक ऐसे ही लिख के दिया था कि चलो आज हमें बनारस की रबड़ी मिलने वाली है। आप बनारस आएँगे तो मैं रबड़ी और लस्सी सब कुछ खिलाऊँगा सर सर और मैं मुझे बनारस के बड़ा नज़दीक अच्छा मैं लगेगा। काम कर चुका हूँ, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन्स कर चुका हूँ। अच्छा, अच्छा, बहुत हाँ, बढ़िया। मतलब कौशाम्बी में मैंने काम किए हुए हैं। अच्छा, अच्छा, जी सर। हाँ। तो बिल्कुल मतलब जैसे मैंने बोला था वैसे ही हो रहा है कि एक बिल्कुल रबड़ी की तरह आपका पूरा उसका जो एक मिठास है उसकी डिज़ाइन की और उसके कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जो अलग-अलग शेड्स हैं और सबसे बेहतर मुझे लगा जो आपने गंगा अवतरण का जो एक गंगा का जो एक पोर्ट्रेट जी, बनाया था, तो थैंक वो यू एक सर। चीज़ हाँ, बहुत ही अलग तरीके की थी। जी, सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमें प्रोत्साहित किया। तो कभी फिर बनारस आइए सर। अभी तो ज़रूर। अपरिचित होकर के आए थे आप, लेकिन अब आपसे परिचय हो गया। अब मैं आपको और अच्छी रबड़ी खिलाऊँगा। थैंक यू ज़रूर, सर, ज़रूर, थैंक ज़रूर सर। यू। ओके। पंडित सर? नाशिकवरून हा नमस्कार सर. हाँ, प्लीज। नाशिकवरून गौरी कदम काही विचारणार आहेत. गौरी कदमांना विनंती करतो तुम्ही विचारा. हां, नमस्ते सर. हाँ, नमस्ते, नमस्ते मॅडम. हां, तुमची चायनीजची जी आर्ट टेक्निक आहे ती तर खूपच छान वाटतेय. वेगळीच टेक्निक दिसतीये ही. तर ही वन स्ट्रोक पेंटिंग म्हणताय तुम्ही. तर ही तुम्ही म्हणताय की लगेच पटकन तुम्ही शिकलात. तर ह्याचं काही एखादं छोटी क्लिपिंग वगैरे असं काही तुमच्याकडे अ, आता आहे का दाखवायला? की ते खरंच असं जी। बघावंसं वाटतंय? अभी असल में मेरे पास उसको सुविधा लगाने में बहुत समय लगेगा क्योंकि लेकिन जब बाद में आप एक फेसबुक पे अपलोड करो प्लीज. ज़रूर, 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 ज़रूर। मेरे यूट्यूब में एक छोटा-सा क्लिप है अच्छा. फ्लावर पेंटिंग का अ, ओके. यूट्यूब में है पे आर्टिस्ट सुनील विश्वकर्मा करके।
मेरा यूट्यूब का एक है, तो ओके सर, होता है। हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ और जो राइस पेपर आप यूज कर रहे हो वो इंडिया में अवेलेबल होता है क्या? हाँ हाँ जी, दिल्ली में मिलता है राइस पेपर। अच्छा, हाँ, और जो नेपाली पेपर जो होता है ना, जो हम लोग नेपाली पेपर के नाम से जानते हैं, तो वो भी दिल्ली में बहुत पुराने समय से मिल रहा है। बहुत पुराने नंदलाल बोस वगैरह ये लोग भी राइस राइस पेपर पे और नेपाली पेपर पे काम करते थे। तो हमारे भारत में बहुत पहले से भी एक कागज मिल रहा है। लेकिन जो ओके चाइना सर। का प्योर जो राइस पेपर है वो अभी आना शुरू हो गया है दिल्ली में, और रोल में भी आता है। और जो मैंने 5 फीट 2.5 फीट का एक पूरा पैनल दिखाया था, वो उस बड़े बड़े साइज में आता है। ओके, थँक यू सर. थैंक हेतल शुक्ल यांना काही प्रश्न विचारायचा आहे. शुक्ल सर या, आवाज येत नाही हेलो. तुमचा. हाँ हाँ जी, अभी आ रहा है मेरा ये- आवाज? हाँ हाँ शुक्ला एकदम सर, नमस्कार। शुक्ला सर हाँ, बम्बई में इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है. अरे वाह, शुक्ला जी बम्बई में इंस्टॉलेशन करते हैं. काला घोड़ा वगैरह प्रोग्राम में उनका बहुत काम होता है. वो आपको अच्छा, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं. जरूर जरूर जरूर। नमस्कार. नमस्कार। आपका आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा. और एक चीज जो मुझे याद आती है, करीब एक 15 या 20 साल पहले एक आर्टिस्ट ने मुझे शूमी ब्रश और शूमी इंक गिफ्ट किए थे, जो अरे वाह। जापानीज ओरिजिन के हैं. लेकिन उसका सिमिलैरिटी, आपने ये जो चाइनीज पेंटिंग वन स्ट्रोक पेंटिंग की बात की, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली काफी सिमिलर टेक्निक्स है मेरे हिसाब से, शूमी जो बोलते हैं. जी जी जी, सेम है। और उनका ये कहना था कि ये शूमी इंक से पेंटिंग करना, जापानीज मास्टर्स उसको सामुराई की जो फाइट होती है, सामुराई स्वॉर्ड, मतलब जो तलवारबाजी होती है सामुराई की, जी जी जी, उस तरह एकदम से एकदम। वो करते हैं. क्योंकि जैसे उस फाइट में दो मास्टर्स अगर आमने सामने हैं तो उनको एक ही वार करने का चांस मिलता है, दूसरा चांस मिलता ही नहीं, क्योंकि एक ही वार में या तो ये या तो वो खत्म हो जाएगा. तो उनका कंसंट्रेशन, उनकी इंटेंसिटी और फोकस ये लेवल पे होता है कि वो एक ही बार में उनको करना है. और यही चीज वन स्ट्रोक पेंटिंग में भी जरूरी है, क्योंकि आप है और वो कागज है, और एक ही स्ट्रोक में आपको जी, खत्म करना है. नहीं तो या तो वो कागज फट जाएगा, मतलब मामला बिगड़ जाएगा. एकदम एकदम तो एकदम। हाँ, इस तरह से मुझे कहानी सुना के उन्होंने वो ब्रश और इंक मुझे दिया था, और मैंने फिर काफी उससे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था. तो वही आपसे कुछ ऐसा जो फिलोसॉफिकल एक एंगल होता है, उस तरह की इंक और पतला सा जो पेपर होता है, मैंने बोला वैसा कुछ सुनने मिले तो भी मजा आएगा. जी जी, और बहुत अच्छा आपने मेरे से बढ़िया इसको डिस्क्राइब किया। और ये जो सुमी इंक सुमी ब्रश होता है, वो जी. उनकी लिपि भी जो होती है ना, जापानीज लिपि, वो भी चाइनीज लिपि के बहुत सिमिलर होता है। बहुत क्या, पूरा पूरा सिमिलर होता है। केवल प्रोनाउंसिएशन उनका अलग होता है जापानीज का, और लिपि दोनों देखने में सेम लगेगा। हम्म, और जो आपने तलवारबाजी की बात किया ना, कि वास्तव में एक एक हीरो फिल्म है चाइनीज भाषा की। राइट. हाँ, उसमें आप देखेंगे जब वो कैलीग्राफी करता है आर्टिस्ट, उस समय एक वार चल रहा होता है, और वो उसका पूरा ध्यान उस कैलीग्राफी पे है। और उसमें ये दिखाया है कि जब वो कैलीग्राफी करता है तो कोई भी उधर से तीर आ रहे हैं और कोई भी तीर उसको लग नहीं पा रहे हैं। उसकी गति इस प्रकार की होती है, उसका मूवमेंट इस प्रकार का होता है कि वो हर वार से बच जाता है, और अपना लास्ट में एक ही वार ऐसा चलाता है कि दुश्मन को ढेर कर देता है। तो आपने एकदम सही बताया कि एकदम क्योंकि इसमें दूसरा चांस आपके पास नहीं होता। सही नहीं बात. तो हाँ, एकदम पूरा ध्यानस्थ होकर के योगी की तरह, और पूरे जो भी सब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट के भी इतना धैर्यवान होना पड़ेगा कि एक ही स्ट्रोक में आपको वो सारी चीजें लानी पड़ती। तो आपने बहुत अच्छे से बताया जापानीज। और थैंक इंक के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। यू. ये इंक जो होता है इनका जैविक होता है, एक मछली से निकालते हैं। तो समुद्र में समुद्री प्रजाति की एक मछली होती है जिसके ग्लैंड में ये इंक होता है, और वो दुश्मनों से बचने के लिए वो इंक को बीट करती है। जब कोई अटैक करता है उसके ऊपर, तो वो अब बीट करती है वो इंक,
और वहां पे एकदम अंधेरा छा जाता है और उसका फायदा लेके वो मछली भाग जाती अच्छा, ये पता नहीं। है। उसी मछली को पकड़ करके ये जापानीज और चाइनीज लोग इंक बनाते हैं और कहते हैं कि एक मछली से जो इंक निकलता है, एक आर्टिस्ट अपने पूरे जीवन भर काम कर सकता है। ओ हो हो। हाँ, तो ये बड़ा ही इनका इंटरेस्टिंग ये इंक है। इसके बारे में हमारे टीचर ने वहाँ पे बताया था, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी कि जी। एनी डिफरेंट कलर यूज फॉर वन स्ट्रोक पेंटिंग, यानी एक हाँ, कुछ ठराविक कलर्स ही आते हैं कि बहुत सारे कलर्स मिल सकते हैं इंक के लिए वन स्ट्रोक पेंटिंग में? वो बहुत सारे कलर होते हैं उसमें, जैसे ब्लैक इंक तो उनका ये होता ही है। उसके साथ जो भी कलर होते हैं ना, वो इंक कलर ही उसको बोलते हैं। और उसमें हर प्रकार के कलर आते हैं, वो पाउडर रूप में होते हैं, वो पेस्ट में भी होते हैं। और हमारे वाटर कलर की तरह अ, बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, थोड़ा सा ग्वास कलर जो होते हैं उस तरह से थोड़े से ओपैक कलर होते हैं। तो ये हम तो यहाँ पे वाटर कलर से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि हमारे जो लाए हुए कलर थे वो समाप्त हो गए और कलर मैं अब तक मंगा नहीं पाया। तो जब भी कुछ मन करता है, इंक अभी तक उनका बचा के रखा हूँ, क्योंकि 5-6 बॉटल ले आया था 1-1 लीटर का, और बहुत थोड़े से इंक में बड़ी-बड़ी पेंटिंग बन जाती है। तो अभी 2 बॉटल मेरे पास बची हुई है। तो कई कलर होते हैं उनके इंक में। तो वो जो पेपर आपने बताया राइस पेपर, वो इंडिया में मिलता है क्या सब जगह? जी, जी, दिल्ली में मिलता है। दिल्ली के आर्ट शॉप में जितने भी आर्ट शॉप हैं, वहाँ पे मिलता है। और राइस पेपर के ही नाम से मिलता है। और आजकल तो उनके ब्रश के सेट भी आने लगे हैं, बड़े अच्छे-अच्छे बॉक्स में अ, उनके ब्रश भी मिलते हैं, चाइनीज़ ब्रश। वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और वाटर कलर के लिए बड़ा अच्छा उसका प्रयोग होता है। तो भारत में जितने वाटर कलरिस्ट हैं अच्छे, वो उसी सुमी ब्रश और चाइनीज़ ब्रश का इस्तेमाल करते हैं वाटर कलर पेंट। ओके। हॅलो हाँ हाँ, हॅलो नमस्कार सर। हाँ बोला. नमस्कार सर. पहिले सुनील विश्वकर्मा सरांना माझा प्रेमपूर्वक नमस्कार. आणि बहुत आज बहुत गुरुपौर्णिमा त्यांनी जे काही आज प्रोग्राम किंवा जे काही त्यांचे पेंटिंग्स वगैरे दाखवले त्याच्यात मीच नाही तर बरेचसे लोक एवढे आपल्या ग्रुपमधले ते खूपच चांगलं काही शिकू शकले. त्याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक उनका मैं मनपूर्वक आभारी हो. और दूसरी बात ये कि मैं द्वारका अकेडमी का मैं ये कर सकता हूँ कि वो उन्होंने इतने 4-5 सेशन में जो कुछ दिखा रहे वो इतना भावपूर्वक है कि वह अभी संडे आने की उत्सुकता फिर और लगी रहती है कि वो नेक्स्ट संडे कब आएगा और कुछ सीखने के लिए क्या मिलेगा. तो मैं सुभाष पंडित सर को भी प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ और गुरु पूर्णिमा का उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ. धन्यवाद सर. हॅलो. बहुत हाँ ओके सर. प्रसन्न जी तुम्ही घ्या करो प्रोग्राम. हाँ. अनूप महामुनि करके हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने पूछा है, हाउ डू यू लुक टुडेज एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स एंड आर्टिस्ट? जैसा अक्सर होता है कि एक रियलिस्टिक करने वाला, फिगरेटिव करने वाला जो आर्टिस्ट होता है, वो अक्सर पेंटिंग को कुछ हेय दृष्टि से देखता है, या या एब्स्ट्रैक्ट करने वाला अक्सर फिगरेटिव या रियलिस्टिक करने वाले आर्टिस्ट को हेय दृष्टि से देखता है। तो हम लोग चूँकि एक शिक्षक भी हैं और एक कला शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं, तो हमें इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। और हम विद्यार्थियों को बराबर ये कहते हैं कि तुम्हें जहाँ जो करने का इच्छा है, वो बनाओ। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में हम बार-बार उनको एक चीज़ ज़रूर समझाते हैं कि जैसा हमारी पेंटिंग में आपने देखा कि हमने रियलिस्टिक फूल बनाया, और फूल को देखने से कभी-कभी गंध का आभास होता है। लेकिन कोई कला साधक इतने इस स्तर पे भी पहुँच जाता है कि वह फूल के कुछ तत्वों को लेकर के, उसके रंगों को लेकर के एक गंध का आभास करा देता है, फूल के सुगंध का आभास करा देता है। यदि यह अभ्यास उस आर्टिस्ट की कला साधना में आ गया है कि अपने उन तरह-तरह की आकृतियों से, तरह-तरह के रंगों से
जो नए रूपाकृति है, उसके माध्यम से उसी भावना को प्रस्तुत कर पा रहा है। अपनी उस जैसे फूल के गंध को दिखाना है और उसको अपने उस शैली में दिखा पा रहा है, तो सच में वही एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट सफल है और उसी को मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मानता हूँ। बहुत से एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट मैंने देखे हैं, बहुत से आजकल तो एक फैशन सा भी हो गया है एब्स्ट्रैक्ट के नाम पर। हमारे विद्यार्थी जो है कभी-कभी भ्रम में आ जाते हैं और कभी-कभी उनको लगता है जैसे आजकल ललित कला एकेडमी और ऐसी सरकारी संस्थाएँ हैं जो कला के लिए, वो सेलेक्ट करती है पेंटिंग। तो उसमें ऐसे-ऐसे पेंटिंग को अवार्ड मिलते हैं, तो हमारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम इसी तरह की पेंटिंग बनाएँ क्या? क्योंकि इसी तरह की पेंटिंग को आजकल कला जगत में पूछ है। सरकारी संस्थाओं में लोग इसको मान्यता देते हैं, इसको पुरस्कार देते हैं। ऐसी पेंटिंग करने वाले लोगों को वो स्कॉलरशिप देते हैं। तो उम, मुझे बार-बार उन्हें समझाना पड़ता है कि शायद तुम उस पेंटिंग को अभी अच्छे से देखना नहीं समझ पाए हो। वास्तव में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को देखने की दृष्टि जो होती है, उसे हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को कभी भी मैं अ, माने अपने से हेय दृष्टि से नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। कभी-कभी कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रोक और उसके रूपाकार होते हैं, उसके फॉर्म्स होते हैं कि जो मुझे बहुत अंदर तक प्रभावित करते हैं और मुझे अपने शैली का जो कार्य है, उसके लिए भी कुछ तत्व उससे मिल जाते हैं। लेकिन वो शर्त ये है कि वो उत्कृष्ट होना चाहिए और उसकी दृष्टि से हर के देखने की स्थिति अलग होती है, उसकी समझ अलग होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना और हर मति में अलग प्रकार का सौंदर्य बोध होता है। तो उस बोध से व्यक्ति देखता है और मुझे तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शर्त वही है कि उसमें यदि फूल नहीं बना है और आर्टिस्ट कह रहा है कि मैं फूल का गंध महसूस कराना चाहता हूँ और यदि वो मुझे फूल का सुगंध मिलता है, उस पेंटिंग से, वो भाव मिलता है, तो मैं उस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को महान समझता हूँ। अच्छा, और एक पूछना चाहता हूँ, डिजिटल पेंटिंग और हैंडमेड पेंटिंग में आप क्या फ़र्क करना चाहेंगे? अ, डिजिटल पेंटिंग हालाँकि मैं तो बहुत कम करता हूँ। आजकल वो हुँ, आ गया है, हमारे पास भी टैबलेट है, पर कभी-कभी मैं अभ्यास करता हूँ। लेकिन मैं उन सभी आर्टिस्टों को ये कहना चाहूँगा जो कला साधना कर रहे हैं पेंटिंग, उनको हाथ के अभ्यास के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब भी आप डिजिटल पेंटिंग बनाने जाते हैं, तो आपके हाथ के अभ्यास की पेंटिंग ही आपके काम में आती है। क्योंकि जब आप हाथ से अभ्यास करते हैं, तो जैसा आप स्केच करने जाते हैं, लैंडस्केप बनाते बनाते हैं, बाहर जाके आउटडोर करते हैं, तो उससे जो सेंस हमें डेवलप होता है, वही डिजिटल पेंटिंग में भी काम आता है। डिजिटल पेंटिंग एक तकनीकी है और कुछ अलग नहीं है। वो हमारे अभ्यास से ही वो काम में आता है। वो हमारी जो समझ होती है, पहले हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए। तो हैंड वर्क बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट के लिए, तब जाके उसकी डिजिटल पेंटिंग भी उस स्तर तक अच्छी हो पाएगी, अच्छी मानी जाएगी। अच्छा वो कर पाएगा। क्योंकि वो एक तकनीकी है, वो तो कोई भी उस तकनीकी को समझ करके कुछ भी बना सकता है। लेकिन जो वास्तव में हैंड वर्क किया हुआ आर्टिस्ट होगा, उसके बनाने में और किसी भी केवल तकनीकी को समझ के बनाने वाले में बहुत अंतर होगा। तो मैं तो यही सुझाव दूँगा कि हैंडमेड काम को बरकरार रखना चाहिए और डिजिटल काम आज के तकनीकी में ज़रूरी भी है, करते भी लोग हैं। लेकिन ये हैंडमेड काम जब अपना अच्छा रहेगा, उत्तम होगा, तो भी ये भी अच्छा हो पाएगा। और कभी-कभी होता है कि जैसे एक आध प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि फ़ोटोग्राफ़्स में और पेंटिंग में क्या अंतर है? जैसे हम एक पोर्ट्रेट फ़ोटो खींच के बनाते हैं और एक पोर्ट्रेट हम अ, मॉडल बैठा के बनाते हैं। तो इसमें भी बहुत अंतर है। हम जब एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो अ, मॉडल के उस कुछ सेकंड का एक्सप्रेशन होता है और जब हम एक मॉडल को सामने बैठा के बनाते हैं,
तो उसके व्यक्तित्व को हम समझते हैं, उससे बात वार्तालाप करते हैं, उसके पूरे हाव-भाव को समझते हैं। उसके एक क्षण का वह सौंदर्य नहीं होता है। उसके हम जितने समय तक पोर्ट्रेट बनाते हैं, उतने समय काल का वो पूरा एक अनुभव होता है और पूरा एक सौंदर्य बोध होता है। तो ये भी बहुत विशेष अंतर है। तो इस तरह के चीज़ों में उम, सबको यह समझना पड़ेगा और अपने हैंड वर्क को जारी रखना पड़ेगा, तभी बाकी सब चीज़ें और भी अच्छी हो पाएँगी। हम लोग भूटान गए थे, तो भूटान में अच्छा, एक आर्ट स्कूल को विजिट किया। तो वहाँ क्या हो गया कि वहाँ पर सब लोग ट्रेडिशनल पेंटिंग करते थे, म्यूरल भी ट्रेडिशनल और मूर्तिकला भी ट्रेडिशनल, सब उन लोगों ने बाहर का कौन सा भी अभी जो अद्यावत कला है, मॉडर्न कला है, उनका उनको लगता था कि उनको वास भी नहीं लगा और उनका जो कला है वो फूल रही थी और बहुत अच्छा था वो काम सब। वैसा कुछ लोगों ने पूछा है अभी कि चाइना में और भारत में ऐसा कौन सा अलग सिस्टम है एजुकेशन के लिए, फाइन आर्ट के लिए? जी। क्या सिखाते हैं वहां पर, या कि ट्रेडिशनली होता है या जैसा जर्मनी लंदन में वैसा सिखाते हैं, जी, एनाटॉमी का होता है, क्या होता है? जी। वहाँ पे जैसा हम लोग सीखने गए थे, तो उनके क्लास में तो मॉडल स्टडी कराते हैं, उनके क्लास भी बड़े अलग-अलग होते हैं। एक ट्रेडिशनल पेंटिंग का अलग होगा, जो चाइनीज़ कैलीग्राफी का क्लास अलग होता है, चाइनीज़ फ्लावर एंड बर्ड पेंटिंग का अलग होता है, बम्बू पेंटिंग का अलग होता है और फिगरेटिव पेंटिंग का अलग होता है। तो अलग-अलग उनके बड़े-बड़े क्लास होते हैं और उसके लिए अलग-अलग आर्टिस्ट उसमें सीखने जाते हैं। माने अलग-अलग रुचि के जो भी विद्यार्थी होते हैं, उसमें सीखने जाते हैं। और वहाँ जब आप चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ एक आर्टिस्ट जैसे बम्बू बना रहा है, तो पूरे जीवन भर एक योगी की तरह, एक कला साधक की तरह बम्बू ही बनाता है और उसमें पूरी महारत हासिल करता है। और चाइना में आर्टिस्टों को उसी नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये बम्बू आर्टिस्ट है, ये बर्ड एंड फ्लावर आर्टिस्ट है, ये फिगरेटिव आर्टिस्ट है, ये लैंडस्केप आर्टिस्ट है। तो उसको उसके विधा से ही उसका नाम जाना जाता है। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, फंगचिन वाजिया। फंगचिन मतलब होता है लैंडस्केप, वाजिया मतलब होता है कलाकार। तो जब भी वहाँ पर किसी को संबोधित किया जाता है, जैसे मुझे संबोधित किया जाता है कि "चसी सुनिंग, चसी फंगचिन वाजिया", माने ये सुनील जी हैं और ये लैंडस्केप पेंटर हैं, माने फंगचिन वाजिया हैं। माने बर्ड एंड फ्लावर वाजिया है। माने इस तरह से एक नाम होता है उनका, उसी नाम से उनको जाना जाता है। तो अलग-अलग क्लास होते हैं उनके, अलग-अलग। और आज भी वो अपने ट्रेडिशन को, जैसा आपने भूटान का एक उदाहरण दिया, तो ट्रेडिशन को वो महत्व देते हैं और सारे पेंटिंग सीखते हैं जो अभी अब्रॉड में चल रहे हैं, पश्चिम में जो ऑयल कलर और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग और ये सब चल रहे हैं, वो सब भी उनके अलग-अलग क्लासरूम बने हैं, उसके उसमें रुचि लेने वाले सारे आर्टिस्ट जो है उसमें सीखते हैं। तो वो सब लोग भी उसमें जाते हैं और वो सिखाते हैं, लेकिन महत्व उनको अभी भी अपने ट्रेडिशनल पेंटिंग को ही देते हैं। अभी बाद में बेटा अभी बात कर रहे हैं। हेलो सर, हाँ, हाँ। आपकी बेटी है? आपकी बेटी हाँ जी, है? ये मेरी बेटी है, हमारी मॉडल। हाय बेटा, हाय बेटा। बोल दो, बोल दो। हमारे सर जी लॉकडाउन में एक, हमारी अच्छी मॉडल रही। हाँ, वो जी, ज्यादा ज्यादा उनसे बात करनी होती है। जी, सर जी और एक अब एक ये है, क्या बोले उसको कि बात ऐसी है कि वो देखी नहीं जाती। आपने जब देखा कि भूटान का लोग ट्रेडिशनल करते हैं, चाइना में गए ट्रेडिशनल करते हैं, वैसे ही हम अजंठा वेरूळ के बाद हम जब देखते हैं, हमारे बहुत बहुत सारी बड़ी धरोहर है इंडिया में, लेकिन उसके बाद देखते हैं तो मिनीचर है, मिनीचर आर्ट है। बनारस के अलग है, मधुबनी अलग है, दिल्ली आगरा यानी कि मुगल अलग है, कांगड़ा अलग है, सब शैलियां है। तो उन्हीं शैलियों का अभ्यास नहीं किया जाता ट्रेडिशनल मानते हुए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी। कई बार हम लोग आपस में अपने आर्टिस्ट स्कूल में भी चर्चा करते हैं कि वास्तव में हमारे भारत में बड़ी विडंबना है
कि हम अपने ट्रेडिशन को पूरी तरह से निग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। जैसे ही हम आर्ट स्कूल के शिक्षा में जाते हैं या आर्ट के बारे में सोचते हैं, तो वैसे हमारे दिमाग में अपने ट्रेडिशन से हट करके बाकी सब चीज़ें आती है, लेकिन अपने ट्रेडिशनल पेंटिंग के बारे में कोई सोच नहीं आता है। अपने लोक कला के बारे में भी कोई सोच नहीं आता है। इसके साथ-साथ 2-3 कठिनाई अपने इन कला शैलियों में भी है। जैसा मेरा कई बार कामत सर के साथ भी वार्तालाप हुआ कि जब हम ट्रेडिशनल पेंटिंग जैसे अ, आप कोई शैली उठा के देख लें, कांगड़ा शैली या कोई भी, नाथद्वारा शैली, बूंदी कोटा शैली और भी कोई शैली जो है, तो उसमें हम आज भी देखते हैं कि जो आर्टिस्ट ट्रेडिशनल पेंटर हैं, वो चरवा प्रयोग करते हैं, जो ट्रेसिंग प्रयोग करते हैं, जो पहले उनके बाप-दादा, परदादों ने जो चित्र बनाया था, उसी चित्र को रख कर के ट्रेस करके बनाते हैं या उसी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसी शैली में अलग तरह के विषय को लेकर के बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। जबकि इस पर कई आर्टिस्ट अभी मैं राजस्थान गया था, तो कई आर्टिस्ट अलग-अलग तरह का काम कर रहे हैं और इस शैली को एक अलग पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तव में जो हमारी अपनी भारतीय ट्रेडिशनल शैली है, वो बहुत ही उत्कृष्ट है। माने लीनियर प्रयोग करते हुए जो डायमेंशन और जो डिस्टेंस उसमें दिखाई देता है, वो बहुत अचंभित करने वाला होता है और जब मैं चाइना में भी था, तो उस समय वहाँ के जो टीचर थे, हमारे इस पेंटिंग के बारे में काफ़ी चर्चा करते थे। जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग है, हमारे अजंता बेलूर में जो म्यूरल पेंटिंग है, उसकी चर्चा बराबर करते हैं। लेकिन आज हम केवल उसकी कॉपी ही करते रह गए, उसमें कुछ नया विषय नहीं जोड़ पाए। शैली वही रहे, हम नए विषय को जोड़ सकते हैं, नए तरह के जैसे आधुनिक बना डेली लाइफ की चीज़ें। अभी भी वही जैसे राग रागनी बना रहे हैं या कुछ ऐसे चित्र बना रहे हैं, तो उसी की ट्रेसिंग करके बहुत से ट्रेडिशनल आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हुँ, तो इस वजह से कुछ हमारी ये शैली अभी तक उसमें एक रास्ता आती चली गई और लोग उससे दूर होते चले। राजस्थान में जैसा मैंने बताया पिछले साल मैं गया था, तो 2-3 आर्टिस्ट ऐसे मिले जो इस शैली का प्रयोग करके मॉडर्न सब्जेक्ट को, जो समकालीन विषय है, उसको भी वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो शैली और ज़्यादा उत्कृष्ट होकर के हमारे सामने आ रही है और बहुत से उनके शिष्य भी बता रहे थे कि इस शैली में काम करते हुए वो आगे अम, आधुनिक विषय को लेकर के वो काम कर रहे हैं, जिससे समाज जुड़ता है। क्योंकि समाज परिवेश बदलता जाता है, जैसे आज का परिवेश है, कितना चेंज हो गया है एक कुछ ही क्षणों में। तो एक व्यू बदलता है, एक सौंदर्य बोध बदलता है, उसी के अनुसार हम विषय चेंज कर सकते हैं और हमारी शैली तो बहुत उत्कृष्ट है। यदि विषय चेंज करके आज के आधुनिक सब्जेक्ट को लें, समकालीन सब्जेक्ट को लें, तो हमारी शैली काफ़ी उत्कृष्ट होगी और ये शैली यदि हम पकड़ के देखिए आज भारतीय चित्रकला जो है विश्व में किसी स्थान पे नहीं आ पाता है। कारण यही है कि हम अपने उस ट्रेडिशन को छोड़ चले। जबकि वहीं पर भारतीय म्यूज़िक जो अ, भारतीय संगीत है, आप देखेंगे कि वो बंदिशों को वही वही बंदिश गा रहे हैं, वही क्लासिकल राग है और विश्व में प्रसिद्ध है और लोग इसको प्रेम करते हैं क्योंकि उनका ट्रेडिशन वो संगीत में वो पकड़ा हुआ है। तो उसी तरह से और उसमें वो नए प्रयोग भी करते हैं। तो उसी तरह से भारतीय चित्रकला की जो शैली है, उसमें हम कुछ नए प्रयोग करके हम में उस शैली को रखते हुए अ, कुछ नए प्रयोग करेंगे, विषयगत प्रयोग करेंगे, कुछ शैलीगत भी कुछ प्रयोग करेंगे, तो हमें लगता है कि हम अपने इस भारतीय चित्रकला को एक स्तर दे पाएँ। सुनील जी, आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं और आपने अपने कार्य के बारे में इतना बहुत कुछ अच्छे तरीके से सबको समझाया। इसलिए हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं और द्वारका एकेडमी और हमारे समस्त आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट टीम की तरफ से आपको शतशः धन्यवाद प्रणाम करते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन भी आपको बहुत सारा सादर प्रणाम।
हम हमारे सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने अपने से बात करने का हमें अवसर दिया। मैं अपने यहाँ एस एम पंडित जी का वो पूरा ग्रंथ रखा हूँ। अच्छा। श्री कृष्णराज पंडित जी ने हमें वो पुस्तक दिया था और अच्छा। उस पुस्तक को मैं 8-10 पुस्तक बनारस में भी अभी कई लाइब्रेरी में रखवाया हूँ उनसे लेकर के। तो मैं तो बराबर बहुत प्रभावित रहता हूँ और लगभग हर 2-3 दिन पर वो पूरी किताब एक बार पलट के देखता हूँ और बहुत कुछ हर दिन सीखने को मिलता है। कामत सर हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सब लोगों से आज इस मंच पे सबसे भेंट हुआ, वार्तालाप हुआ, बहुत ही अच्छा लगा सर। आज का एक पावन पर्व जो गुरु पूर्णिमा का था, आप सबके साथ मिल करके यह पर्व बहुत ही हर्ष के साथ मेरा बीत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद द्वारका एकेडमी का, सुहास सर का। इन्होंने कई हफ्ते से सर हमसे कह रहे थे, लेकिन बीच में वो मैंने बताया कि मदर इन लॉ के जाने के बाद से थोड़ा सा डिस्टरबेंस परिवार में आ गया था, इसकी वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था लेकिन आज आकर के बहुत अच्छा लगा आज का मुहूर्त ही ऐसा है, आज ही होने वाला था का प्रोग्राम ये। लेकिन मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो हमको आज ये प्रोग्राम करने के लिए टाइम दिया, वो टाइम बहुत अच्छा रहा। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत शुभकामना सर। थैंक यू सर। धन्यवाद 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 सर। मिलेंगे फिर, हम आपको सकारा बुलाएंगे। जरूर जरूर सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक